बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड सेशन देखा, उसमें से कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है आप लोग को उसमें से इंटरप्ट या टाइमर्स में से एवीआर के या काउंटर्स में से, क्योंकि वो आप लोग का एवीआर के पोर्शन का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, तो आज से हम एक नया माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। वो माइक्रो प्रोसेसर होगा टीवासी का TM4C123, जो कि 32 बिट है। जो आपने 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था, ये उसकी इन सेंस एक्सटेंशन है, मतलब कि उसके फीचर्स को इन्हांस आप कह लें कर दिया गया, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस कर दिया गया, उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर दिया गया, उसमें फीचर्स ज़्यादा आ गए। बेसिकली आपने एक एवीआर जो पढ़ा वो आपके लिए ओल्डर जनरेशन था, और जो भी आप टीवासी का 32 बिट पढ़ेंगे ये एक न्यूअर जनरेशन है, और इसमें जो है आप के लिए फीचर्स और ऑप्शंस और फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग एवीआर तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन जो आप लोग की हो। सर सर आवाज आ रही है? जी बस आवाज़ आ रही है। तो सर जो ना हम टाइमर वाले वो कोड कर रहे हैं, जी तो हमने तो सिर्फ बुक पर पढ़े हैं ना, तो उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बेटा कुछ एट घर दिस जी घर पर तो बात है ना उनको यूज करना। बेटा बात ये, आप लोग जब इधर आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को हम एवीआर पे लैब कराएंगे। टाइमर और काउंटर की जो लैब है वो मैं आपको फिजिकली आपके लैब इंजीनियर को मैंने ऑलरेडी कहा है कि वो आप लोग को कराए, क्योंकि बिफोर आप लोग टीवीएससी को प्रोग्राम कर लें आप लोग का फिजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एवीआर लगता कैसे है, उसको प्रोग्राम कैसे किया जाता है। हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड है एवीआर की, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ उस पर टाइमर और काउंटर्स और इंटरप्ट, ये 3 लैब्स ही सिर्फ मैंने प्लान करवाई हैं आपके उसके साथ लैब इंजीनियर के साथ। बाकी फिर उसके बाद आप लोग डायरेक्ट टीवासी पे आ जाएंगे। फिर बाकी जितनी टीवासी की लैब्स हैं जो कि जो प्रोग्राम्स आप अभी घर बैठ के सिमुलेटर पे करेंगे, वो फिर आप इधर आके आपको फिजिकली बोर्ड देंगे। वो आप अपने लैपटॉप्स के साथ, या अगर आप पीसी इस्तेमाल करते हैं लैब का, तो पीसी के साथ कनेक्ट करके आपने वो फिजिकली करना है। तो मुझे पता है इस वक्त क्योंकि आप लोग घर पे बैठे हैं तो आप लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसको रन भी कर लेते हैं, वो एरर के बगैर काम कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को फिजिकली चीज़ नज़र नहीं आती। वो आपकी बिल्कुल बात सही है, वो मैं समझता भी हूँ, लेकिन वो हमारी लिमिटेशन है इस वक्त। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग कैंपस आएंगे, आपकी एवीआर की एक काउंटर की लैब होगी, काउंटर टाइमर्स की, और एक इंटरप्ट की। ये दोनों आप फिजिकली परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा आपकी टीवासी की जो लैब्स हैं वो भी आप फिजिकली परफॉर्म करवाई जाएंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए माइक्रो प्रोसेसर का फिजिकली कनेक्शन करने का, उसको देखने का कि लगता कैसे है क्या चीज़ इन रियलिटी। ठीक है, तो वो बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग कैंपस आएंगे तो जो आप लोग की लिमिटेशन है इस वक्त, वो चीज़ वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, स्पीड बहुत ज्यादा है सर, इस तरह पढ़ रहे हैं ना सर, बड़ी हाई स्पीड से पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो कर दें सर। अब बेटा सेमेस्टर 16 वीक्स का होता है, तो कभी स्पीड हाई हो जाती है, कभी स्पीड लो हो जाती है। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का कोर्स कंटेंट थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ इस लेक्चर के बाद, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज़्यादा मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए, या थोड़ा सा ना आप लोग कैचअप कर सके। ठीक है, मैं इसलिए आप लोग को एक बता दूं, मैं इसलिए आप लोग की लैब्स रेगुलरली नहीं करवा रहा, और मैं आप लोगों के साथ आपकी लैब्स की और असाइनमेंट्स की उसमें भी बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग घरों में कभी इंटरनेट का इशू हो जाता है, कभी घर में कोई इशू हो जाता है, तो इंसान शायद ना कर पाए, इसलिए मैं आपकी लैब्स को बहुत फ्लेक्सिबल रख रहा हूँ। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी फ्लक्चुएशन दिया करें सर असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने में, और जो सर बेटा लैब्स है। बेटा मैंने बहुत फ्लक्चुएशन दी है, जिसने मुझसे रब्ता करके कहे कि सर मैं नहीं कर सकता या मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मैंने सबको एक्सटेंशन दी है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप लोग आज के आज करें, वरना मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है आप लोग घर में, मैं इसलिए आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ। किसी ने असाइनमेंट लेट सबमिट की, किसी ने लैब लेट सबमिट की, मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं डेडलाइन देता हूँ, जो पहले कर ले ठीक है, जो नहीं कर सकता
कॉमन कर्टेसी ये है, एथिक्स ये है कि आप मुझसे डेडलाइन से कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट कर लें कि सर मुझे एडिशनल टाइम चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। मैं इस वीक भी आपको लैब नहीं करा रहा क्योंकि मैंने जब लास्ट चेक किया था आप लोगों ने पिछली लैब भी सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ 10 स्टूडेंट्स ने सबमिट किए। मैं इसलिए इस वीक भी लैब नहीं करा रहा। मेरा इस वीक भी यही प्लान है कि आप लोगों को प्रीवियस लैब को सबमिट करने का टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस लैब को सबमिट कर लें, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। कोई और चीज, कोई और क्वेश्चन है किसी का? सर मिड तो 8 वीक्स में से होगा ना? बेटा मिड जो है आपका एवीआर की पोर्शन में से होगा। मैं एवीआर की पोर्शन जहां तक आपने पढ़ ली है ना, टाइमर्स काउंटर इंटरपास, इसमें आपका मिड होगा। मिड में जो आज से आप पढ़ रहे हैं वो चीज इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। सर फिर आप उसमें उसमें भी प्रोग्राम्स देंगे पेपर में भी, या मतलब उसमें तो दूसरे थ्योरी वाला पोर्शन? नहीं बेटा, माइक्रो प्रोसेसर के फाइनल एग्जाम हो, मिड एग्जाम हो, लैब हो, आपके प्रोग्राम्स हर चीज में आते हैं। एमपीएस में आपके लाइक माइक्रो प्रोसेसर हो गए, एम्बेडेड सिस्टम हो गए, इसमें प्रोग्रामिंग जी आपको सर। एग्जाम में भी आई। सर मतलब फिर भी मतलब इतना ज्यादा पोर्शन तो नहीं आएगा ना प्रोग्राम्स का, ज्यादा दूसरा पार्ट होगा? एक बेटा एक मैं प्रोग्राम। चलिए मैं आपको आपके सीनियर्स का बता देता हूँ ना, जिनका थर्ड ईयर है। उन्होंने प्रीवियस, आप लोग अभी ये पढ़े, उन्होंने थर्ड ईयर में आके ये कोर्स पढ़ा था, ठीक है। जी सर। उनके कोर्स के पेपर में अभी चेक करके आया हूँ क्योंकि वो यूईटी का बैच है। उनका एक थ्योरी का क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग बेस्ड। ज्यादा प्रोग्राम्स का होगा। आपका मोर पोर्शन जो है लाइकली प्रोग्राम्स का होगा। मैं कोशिश करूंगा 50-50 रखूं, लेकिन जैसे 50-50 कर देना। मैं कोशिश करूंगा बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा 50-50 रखूं। लेकिन आपका ये कोर्स जो है ना, ये कोशिश इस कोर्स में की जाती है कि आपकी स्किल डेवलप की जाए कि आप किसी प्रॉब्लम को प्रोग्राम के जरिए हल कर सकें। क्योंकि जब आप लोग अपने एफआईपी की तरफ आएंगे या थर्ड ईयर में आप लोग को प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होंगे ना, तब आप लोग को प्रोग्रामिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश कर लूंगा 50-50 रख लूँ आप लोग के मिड में, जब भी आपका मिड हुआ। और दूसरा ये है कि प्रोग्राम्स लाजमी आएंगे आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में, मिड हो या फाइनल हो, आपके इसमें प्रोग्राम्स आएंगे। और तीसरा जो उन्होंने पूछा था मिड का कोर्स। मिड का कोर्स आपका जो पिछले हफ्ते का रिकॉर्डेड लेक्चर था ना, जो मेरे ख्याल से वीक 9 बनता है, वहां तक है। जी सर। उससे आगे आपका मिड में इंक्लूड नहीं होगा। ओके सर। और लास्टली आपकी जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी मैंने अटेंडेंस ऑन कर दी है। आप लोग लेक्चर देख के अपनी अटेंडेंस खुद लगा लें, ठीक है। मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा, तो जिसने लेक्चर देखा है वो अपनी अटेंडेंस खुद ही मार्क कर ले। मैंने उसमें सेल्फ अटेंडेंस ऑलरेडी ऑन की हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग को उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा, आज की तरफ आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टीवासी का माइक्रो प्रोसेसर। पहले हम लोग जो पढ़े थे वो एवीआर का था, ठीक है, वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। अब आप पढ़ेंगे टीवासी के, जो कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। अब 32 बिट और 8 बिट में फ़र्क क्या, आप इस तरह समझ लीजिए कि एक क्लास है, उसमें पहले आपने 8 कुर्सियां रखी हुई, ठीक है। तो एक वक्त में आप 8 स्टूडेंट्स उस क्लास में जाके बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते थे। अभी वो क्लास अपग्रेड हो गई है, उसमें 32 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो अभी माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं वो आप लोग को एक अपग्रेडेड वर्जन पढ़ रहे हैं जो एवीआर से, ठीक है। हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे वो होगा एआरएम का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अच्छा चलिए, उस हमने एक मैसेज किया, डिले यूजिंग फॉर लूप रिपीट इट अगेन कैलकुलेशंस। चलिए साहब, ये मैं फिर लेक्चर के एंड में रिपीट कर दूंगा, या मैं इस तरह करूंगा कि इसके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, जिसमें 1-2 प्रोग्राम्स की मैं डिले कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग का जो ये इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, आज की उस पे आते हैं ना, तो आज में हमने जो पढ़ना है या इंट्रोडक्शन आपको देना है वो है कोर्टेक्स एम माइक्रो प्रोसेसर का। कोर्टेक्स एम जो है नाम है, ठीक है। बनाया किस कंपनी ने है, बनाया एआरएम ने। एआरएम एक कंपनी है, वो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, ठीक है। एआरएम का मतलब क्या है, एआरएम का मतलब है एडवांस्ड आरआईएससी मशीन्स, ठीक है। ये इसका एक्रोनिम है, मतलब कि एआरएम एम एडवांस है, आरआईएससी है मशीन, एम मशीन है। आरआईएससी कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। आपके पास कंप्यूटर्स में ना 2 किस्म के कंप्यूटर्स डिवाइड किए जाते हैं, एक को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है, एक को रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है।
दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन 1, उसके अंदर मैं आपको 10 सब पार्ट्स, उसके अंदर ना 10 वो पॉइंट्स के क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 डिफाइन द फॉलोइंग, और उसके अंदर मैं 10 टर्म्स डिफाइन कर दूं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है कि आपने एक क्वेश्चन दिया, उसके अंदर सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट हर एक पार्ट को एक क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट करेगा, वो सेपरेटली 10 क्वेश्चन बन जाए। पहले में आपके पास क्वेश्चन 1 ABCD और इस तरह 10 पार्ट्स थे। सेकंड RISC में क्या होगा? Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10। आपने उनको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जब आप किसी काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो तो वो काम करना आसान हो जाता है, या आप उस काम में ना पाइपलाइनिंग कर सकते हो, उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो, एक वक्त में उसी काम की 2 फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने RISC कंप्यूटिंग को इस्तेमाल किया। ये सारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ARM के बारे में, ठीक है। और हम लोग जिस उस पर फोकस करेंगे ना ARM का माइक्रो प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर होगा ये वाला Cortex M, ठीक है, इस वाले पे हम फोकस करेंगे। अब हम इस पे क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि ये M का मतलब है मोबाइल, ठीक है। आपके जितने स्मॉलेस्ट एंड लोएस्ट पावर्स के हैं ना, जो माइक्रो कंट्रोलर में इस्तेमाल होते हैं, आपके मोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, आपके टैबलेट्स में इस्तेमाल होते हैं, वो सारा कोटेक्स M का प्रोसेसर होता है। आपके जो हार्ड डिस्क में इस्तेमाल होते हैं, रोबोटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो आपके पास कोटेक्स R के माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके पास सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम गेमिंग, इंटरनेट नेटवर्किंग, उसमें आपके पास कोटेक्स A के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर्स, कंपनी एक है लेकिन उन्होंने 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस इसकी निकाली, ठीक है। हमारा फोकस होगा M पे। अब M, हर माइक्रो प्रोसेसर की ना एक इवोल्यूशन होती है, कहीं से वो स्टार्ट होता है और आज वो कहीं पे पहुंच गया होता है। इसी तरह कोटेक्स M की भी एवोल्यूशन थी, उसने कहीं पे स्टार्ट लिया और वो आज किसी हद तक पहुंच गए। तो ये बेसिकली उसकी एवोल्यूशन को डिनोट करता है कि वो किधर से किधर तक आई। वो फॉर एग्जांपल वर्जन 4 से इसने शो किया है वर्जन 7 तक, कि पहले वर्जन 4 था, फिर 40 आया, 5 आया, फिर 6 आया, और अभी जाके वो वर्जन 7 पे है, ठीक है। और हर वर्जन में क्या अपग्रेड्स आई, किस तरह के अपग्रेड्स आई, वो उन्होंने इधर लिख के, किस थंब इंस्ट्रक्शन आया, ये क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इन्हांस DSP इंस्ट्रक्शंस ऐड हुई। DSP इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। आपके पास SMID आया, मेमोरी सपोर्ट आए, आपके पास थंब टू इंस्ट्रक्शन सेट आए, ठीक है। तो मुख्तलिफ हर एवोल्यूशन में कोई ना कोई चेंजेस आए, कोई ना कोई अपग्रेड्स आए। तो ये चीज़ बेसिकली आपकी जिस तरह एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को होती है ना, कि आपने चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर को पहला कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई, उसके बाद ENIAC आया, EDVIC आया, ENIAC, EDVAC, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े जाइगेंटिक कंप्यूटर्स होते थे जो कि आपके पूरे एक एक कमरे के बराबर होते थे, वो आए। फिर माइक्रो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया, फिर डेस्कटॉप आए, अब लैपटॉप आ गए, अब तो आपके पास टैबलेट्स हैं, ठीक है, मोबाइल्स हैं, जो मोबाइल्स भी इन सेंस एक कंप्यूटर ही बन गया, क्यों इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस और इतनी ज़्यादा वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एवोल्यूशन हुई। ये पहली स्लाइड आपकी इंट्रोडक्शन थी, दूसरी स्लाइड आपकी एवोल्यूशन थी। सिर्फ और सिर्फ आपको ना ARM का थोड़ा बैकग्राउंड पहले दे रहे हैं, उसके बाद हम ARM की तरफ आएंगे, हम अपने TVC की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ARM में जिस तरह मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, ठीक है, कि किस तरह ARM का माइक्रो प्रोसेसर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ARM है वर्जन 66Z। अब ये Z का क्या मतलब है? ये Z यहाँ पे डोनेट करता है ट्रस्टज़ोन एक्सटेंशन को, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के अपग्रेड्स थे, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी गाड़ी लेने जाते हैं ना, ठीक है, और आप किसी शोरूम में जाते हैं, लेट्स से होंडा के या करोला के शोरूम में जाते हैं, और आप उसको कहते हैं, लेट्स से मैं जाता हूँ होंडा के शोरूम में, मुझे कहते मुझे सिटी पसंद आ गई, मैंने सिटी गाड़ी लेनी है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर आपने क्या फॉर एग्जांपल बैक कैमरा की फैसिलिटी अवेल करनी है, आपने कोई टायर स्पेशल किस्म के लगाने हैं, आपने गाड़ी में कुछ स्पेशल किस्म के मैट्स रखने हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ एड ऑन पैकेजेस मुझे ऑफर करते हैं। ये जितना सारे यहाँ पे फीचर मॉडल है ना, ये सारे एड ऑन पैकेजेस हैं। मतलब कि आपके पास बेस ARM की है, लेकिन आपने उसके साथ एडिशनली क्या क्या लगाया हुआ है, वो किस किस चीज़ के कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्जन 7 में TDMI है। TD का मतलब है आपके पास थंब है, ऑन चिप डिबगिंग की ऑप्शन है,
इन्हांस्ड मल्टीप्लेक्सर है और इन्हांस्ड आइस हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वर्जन 7 का ये वाला है, इसमें ये 4 फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास वर्जन 5 का है, इसमें इन्होंने क्या दिया, इसमें इन्होंने टी, ई और जे, ये 3 फीचर्स दिए। जावा सपोर्ट दिया है, डीएसपी का दिया है और थंब इंस्ट्रक्शन का दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ पैकेजेस आपको ऑफर होते हैं। आप ARM के का कभी माइक्रो प्रोसेसर खरीदेंगे या ARM की कभी चिप खरीदेंगे तो ARM वाले आपसे पूछेंगे कि जी आपको इस चिप के साथ क्या क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं, आप पिक एंड चूज करें, हम वो वाले ऑप्शंस या वो वाले मॉड्यूल्स आपके प्रोसेसर में लगा के आपको दे देंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है ना कि ARM में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत। ठीक है, वो किस तरीके से कि कभी आप मार्केट में जाए ना लैपटॉप खरीदने के लिए या डेस्कटॉप बनाने के लिए, आप क्या कहते हैं, आप जाके उसको कहते हैं मुझे Core i3 दे दो, Core i5 दे दो, Core i7 दे दो, इस तरह का प्रोसेसर उसको बता, मुझे ये वाला प्रोसेसर दे दो। ठीक है, आपको उस प्रोसेसर में आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको बताएं कि आपको प्रोसेसर लेट्स से Core i5 चाहिए, उसके अंदर इतनी कैशे लगी होनी चाहिए, इतनी स्पीड का होना चाहिए, ये फॉर एग्जांपल इसमें 4 कोर्स होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी फीचर्स को खुद नहीं डिसाइड कर सकते। कंपनी ने एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया होता है कि जी ये है, आपने लगाना है तो ये वाला लगाएं, अदरवाइज हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ARM में देखा है आपने पिछली स्लाइड में कि ARM आपको कहता है कि ठीक है प्रोसेसर हमारे पास ये है, उसके साथ जो जो फीचर्स आपको चाहिए आप खुद सेलेक्ट कर लें। तो एक यूजर जो है ना उसके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, वो जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, अपने मतलब का वो एक प्रोसेसर बनवा सकता है ARM से। तो ये ARM वालों का ना एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ एड ऑन यूनिट्स भी दे देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि आप अपनी मर्जी के यूनिट्स इस प्रोसेसर में लगा के हमसे ले लो। तो जिस बंदे ने जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर प्रोसेसर बनवाना है या सिस्टम बनवाना है तो वो इस वजह से ARM को प्रेफर करते हैं। इसी वजह से आपकी जितनी मोबाइल्स हैं, जितने टैबलेट्स हैं ना, ये ARM आर्किटेक्चर पे चल रहे हो। ठीक है, इनके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो ARM आर्किटेक्चर का होता है। मतलब क्या होता है कि ARM वाले आपकी मोबाइल कंपनी को प्रोसेसर बेच देते हैं। ठीक है, उसको फिर आपकी कंपनी जो मोबाइल बना रही है वो अपनी मर्जी से अपनी मुताबिक जो है उसको इंस्टॉल करके उसको लगाता है। यहाँ पे उन्होंने 2 ARM के माइक्रो आर्किटेक्चर दिए, एक M3 एक M4। आप जो लैब में पढ़ेंगे वो ये वाला आर्किटेक्चर होगा M4। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। अगर आप दोनों को बड़े अच्छी तरीके से आराम से ना विजुअली कंपेयर करें, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ CPU है, यहाँ पे CPU विद DSP एक्सटेंशन और FPU आता है। ठीक है, अब ये DSP एक्सटेंशन और FPU क्या है? DSP एक्सटेंशन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब कि आपका M4 वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आपके पास डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और FPU क्या होता है? FPU होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोसेसर M3 जो है, अगर आप इसको नंबर दे 11.11 तो ये इस 11 को डिलीट करके सिर्फ 11 को प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर आप इसको नंबर दें 11.11 तो ये इस पूरे नंबर को प्रोसेस। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का मतलब ये है कि इसके अंदर डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उसको इनकॉपरेट करने की, उसको यूटिलाइज करने की, उसको इस्तेमाल करने की जो है काबिलियत अवेलेबल है। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखिए बाकी यहाँ पे भी कोड मेमोरी है, कोड इंटरफेस है, यहाँ पे भी कोड इंटरफेस है, यहाँ पे फ्लैश पैच एंड ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे फ्लैश पैच एंड ब्रेक पॉइंट है, वेकअप इंटरप्ट कंट्रोलर, वेकअप इंटरप्ट कंट्रोलर। तो दोनों चीजें सेम है, सिर्फ क्या हुआ आपके पास इन दो चीजों की जो है एक्सटेंशन आ गई आपके पास M4 में। ठीक है, अब ये जो है ना उसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर आपके सिस्टम में लगा है ना इस वक्त, आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, अगर आप कभी अपने कंप्यूटर का ना CPU खोलें, मतलब कि उसका केसिंग खोलें, ठीक है, केसिंग खोलेंगे तो आपको इसी तरह की एक चिप जो है ना बिल्कुल नजर आएगी। लेकिन अक्सर औकात नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पंखा लगा होता है। ठीक है, इसको कूल रखने के लिए एक बहुत बड़ा फैन उन्होंने इसके ऊपर लगाया होता है। ठीक है, आपके अगर आप उस फैन को कभी हटाएंगे तो उसके नीचे आपको इस तरह की एक चिप नजर आएगी। ठीक है, चिप आपको क्या होगी? बस एक IC होगी, ऊपर से पूरा वो कंप्लीटली उसका वो टॉप सरफेस ब्लैक होगा, उस पर उसने लिखा होगा कि इंटेल की है कि AMD की है कि किसकी चिप। ठीक है, तो ARM भी इसी तरह चिप डिजाइन करता है।
लेकिन क्या होता है, अब देखिए अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि ARM क्या कर रहा है, ARM ने प्रोसेसर डिजाइन किया, ARM ने फीचर्स डिजाइन किए। ठीक है कि ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के साथ ये सारे फीचर्स कनेक्ट हो सकते हैं। उसने वो सारे फीचर्स उठा के चिप मैन्युफैक्चरर को दिए। अब वो चिप मैन्युफैक्चरर की मर्जी है कि वो किस तरीके से उनको अपनी चिप के अंदर अरेंज करे। ठीक है, मतलब ये हुआ, आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ नमल में हैं, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे एक लेट्स से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक है इन्वायरमेंटल सोसाइटी, मे बी आप में से कोई उसका मेंबर भी हो। ठीक है, तो आप लोग हॉस्टल के एरिया में जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम आपकी जो सोसाइटी के इन्वायरमेंटल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें से 2 मेंबर्स को पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेंबर जो है आकिब है और एक मेंबर जो है मुमताज़ है। ठीक है, हमने आकिब और मुमताज़ को पिक कर लिया। फिर आपके जो हॉस्टल है उसमें से हमने जो है लेट्स से 1-2 एरियाज को मार्क किया। ठीक है, एक एरिया हमने आकिब के हवाले कर दिया, एक एरिया हमने मुमताज़ के हवाले कर दिया। ठीक है, और दोनों को हमने जो है सेम अमाउंट या सेम, दोनों को सेम इक्विपमेंट और सेम इंस्ट्रक्शंस दी। हमने लेट्स से हमने दोनों को गुलाब का फूल दिया। ठीक है, और हमने दोनों को लेट्स से 2 इंजीर के दरख्त दे दिए। ठीक है, और हमने उनको कहा कि जी ये जो आपका एरिया है इसमें इन चीज़ों को आप अपनी मर्जी से प्लांट करें, अपनी मर्जी से आपने किस तरीके से इसको इस एरिया में अरेंज करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आकिब की अपनी सोच होगी, मुमताज़ की अपनी सोच होंगी, और दोनों अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपने एरिया को डेकोरेट करके या अपने एरिया को बिल्ड करेंगे या उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने उन दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर की दी। ठीक है, नंबर 1 हमने उन दोनों को फीचर्स दोनों सेम दिए, लेकिन जब उन फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा तो मुमताज़ ने अपनी सोच से बनाया था, आकिब ने अपनी सोच से बनाया था। ठीक है, तो जिसको जो जिस तरह का बेहतर लगा उसने उस तरीके से बना लिया। अब अगर जज करने के लिए फॉर एग्जांपल हम आप में से 3 स्टूडेंट्स को पिक करते हैं कि जी आप लोग जज करें, फॉर एग्जांपल अहमद, गुल और साबिर को हम कहते हैं कि बेटा आप सब ने जाके ना इनका कंपटीशन जो है जज कर। तो वो ये तीनों जाके न्यूट्रली दोनों को देखेंगे कि कौन सा किसकी लाइक खूबसूरती ज़्यादा है, किसने किस अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, किसने किस तरीके से उसको अरेंज किया है, और फिर वो उसको मार्क्स देंगे, उसमें से कोई एक बेहतर पिक होगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि ARM जो है अपने ये मॉड्यूल्स जो है, प्रोसेसर मॉड्यूल हो गया, डिबग सिस्टम हो गया, मेमोरी होगी, IO हो गई, क्लॉक हो गए, पेरिफेरल्स हो गए, बसेस हो गए, ये आपको हर इंटेल को अलहदा दे देगा। ठीक है, इसको ना हर एक पीस इंटेल को भी दे देगा। फिर ये क्या करेगा, हर एक पीस जो है ये AMD को भी दे देगा। AMD और इंटेल 2 बड़े प्रोसेसर के डेवलपर्स हैं। वो क्या करेंगे कि इनसे पीसेस लेके अपनी मर्जी से इनको अपनी चिप के अंदर अरेंज कर देंगे। इंटेल ने फॉर एग्जांपल जो है लेट से यहाँ पे ये अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह लूँ, लेट से ये इंटेल का है। ठीक है, ये इंटेल की चिप है। लेट से अगर AMD वाले हैं तो AMD वाले ये डिबग सिस्टम उठा के इधर रख देते हैं और क्लॉक का सिस्टम उठा के इधर रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपकी इन चिप का इंटीरियरली जो है आर्किटेक्चर चेंज हो जाए, इससे परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। फिर क्या होता है, फिर इंटेल और AMD के प्रोसेसर्स की ना आपस में कंपटीशन किया जाता है, उनका बेंचमार्क निकाला जाता है, दोनों पे सेम सॉफ्टवेयर रन किए जाते हैं, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, और फिर बताया जाता है इनसे बेहतर कौन है। अंदर दोनों में चीज़ एक ही लगी। ठीक है, लेकिन किस तरीके से लगी है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की गई है, ये डिफरेंट हो, और इस वजह से कोई एक जो है दूसरे से आगे निकल जाता है। ठीक है, ARM में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि वो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दे देता है, और फिर आपकी अपनी मर्जी, आप उसको किस तरीके से अपने मतलब के मुताबिक अरेंज करके लगा के जो है वो आप आगे प्रोसेस करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ARM में जो है एक एडिशनल फीचर है, एक एडिशनल एडवांटेज है जो कि आपको इंटेल और AMD नहीं देता। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट में जाके प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो आप प्रोसेसर का इंडिविजुअल कंपोनेंट खरीदेंगे, मतलब क्या प्रोसेसर की स्पीड डिसाइड करेंगे, उसकी कैशे डिसाइड करेंगे, उसकी बस डिसाइड करेंगे, उसके जो मेमोरी है वो डिसाइड करेंगे, उसका ALU डिसाइड करेंगे। तो एक एक फीचर को आप सेपरेटली जो है डिसाइड करके लेंगे कि मुझे फॉर एग्जांपल L1 6 मेगाबाइट की चाहिए, L2 मुझे 8 मेगाबाइट की चाहिए। तो इस तरह एक एक फीचर को आप डिसाइड करके लेंगे
उसके बाद वो सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से बैठ के उस प्रोसेसर की बिल्ड को कंप्लीट करेंगे। चिप में ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर हो, ठीक है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ARM दे रहा है जो कि इंटेल नहीं देगा, AMD नहीं देगा। कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको AVR भी नहीं देगा। AVR का भी बनाया बनाया चिप आता है और उस चिप में सब चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई होती है। हम जो है ARM के जो उसको चिप को इस्तेमाल करेंगे वो T1C की चिप है, ठीक है। तो उसमें हम भी उसको अपनी मर्जी से अरेंज नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का एक चिप होगा, एक मॉड्यूल है, एक बोर्ड है, उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ कनेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटेल में और ARM में फ़र्क क्या है। अब जो माइक्रो प्रोसेसर आप लोग पढ़ेंगे वो होगा 32 बिट का, ठीक है, पिछला वाला 8 बिट का। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हार्वर्ड आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके अंदर 4 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस है। इसके अंदर रजिस्टर्स हैं R0 से लेकर R15 तक और कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपके पास AVR में ये R31 था, ठीक है ना। आपके पास 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, थ्रेड मोड एंड हैंडलर मोड, और 2 एक्सेस लेवल हैं, प्रिविलेज एंड यूजर। ये सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते करके पढ़ेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा क्या है। जो AVR का आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा वो AVR का वर्जन 7 आर्किटेक्चर है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है कि आपके पास ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। इसके अंदर रजिस्टर सेट होता है, मतलब कि R0 से R15 तक रजिस्टर्स हैं। प्रोसेसर के मुख्तलिफ ऑपरेटिंग मोड्स हैं। इंटरप्ट एंड प्रोसेसर रीसेट सीक्वेंस है। पाइपलाइनिंग की इसमें ऑप्शन है, पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, मतलब ये कि आप इसमें पाइपलाइनिंग पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडिशनल फीचर है। और मेमोरी मैप एड्रेस सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। एक एक करके डिफरेंट लेक्चर्स में हम डिफरेंट फीचर को स्टडी करेंगे। तो ये इस वक्त आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा ना कि देखिए एक ये 1 2 3 4 5 6, आज सिर्फ और सिर्फ इन 6 का आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये 6 हैं क्या, ये 6 काम किस, इनका मतलब क्या है। पहली बात है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं ARM का प्रोसेसर जो है वो दोनों 32 बिट और 16 बिट इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। आपकी जो 16 बिट इंस्ट्रक्शन है उसको ये लोग थंब का नाम भी देते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी कोई कहे ना कि थंब इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये 32 बिट और 16 बिट दोनों के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पिछली दफ़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, लेट से मूव R16, लेट से हम कहते हैं 0xFF, ठीक है। आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, ठीक है, AVR में, ठीक है। आप इसको 0xF भी कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, ये भी ठीक होगा। आपने इसमें 4 बिट्स ऑफ डेटा भी मूव कर सकते हैं, आप इसमें 8 बिट्स ऑफ डेटा भी मूव कर सकते हैं, ठीक है आपके पास। लेकिन अगर मैं इसमें लिखूं फॉर एग्जांपल मूव R16, 0xFF, ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपके पास लिमिटेशन है इसके अंदर, ठीक है, AVR के अंदर। तो ये चीज़ जो है आपके पास डेटा मूवमेंट की लिमिटेशन थी, ठीक है। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन कौन सी मूव की, हर दफ़ा यूज़ की? आपने इंस्ट्रक्शन यूज़ की, एक ही इंस्ट्रक्शन यूज़ की, वो इंस्ट्रक्शन थी किसकी? वो इंस्ट्रक्शन थी मूव की, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये याद रखें कि इसको और डेटा को कंफ्यूज नहीं करना। डेटा मूवमेंट सेपरेट होती है, इंस्ट्रक्शन का साइज एक अपना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि AVR कैन सपोर्ट बोथ 32 बिट इंस्ट्रक्शन एंड 16 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का भी एक साइज होता है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन कितनी बड़ी है। तो ये आपको 32 बिट एंड 16 बिट की इंस्ट्रक्शन दोनों सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या है दोनों सपोर्ट करने का, ठीक है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो उर्दू भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं, पश्तो भी समझते हैं, या कोई होगा उर्दू इंग्लिश पंजाबी भी समझता होगा, कोई उर्दू इंग्लिश बलूची वाला भी होगा, कोई उर्दू इंग्लिश सिंधी वाला भी होगा। तो आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसको यही कंसिडर कर लें कि आपका जो T1C का प्रोसेसर है ये एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ सकता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज समझ सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ प्लेसेस में जाके जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन से सफ़र नहीं करना पड़ता।
ठीक है। इसी तरह क्योंकि ये एक से ज़्यादा जो है बिट इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है, तो इसके लिए ये फ़ायदा है कि ये जो है मुख्तलिफ औकात पे डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ये इस इंस्ट्रक्शन को भी यूटिलाइज कर सकता है, इस इंस्ट्रक्शन को भी यूटिलाइज कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब हम 32 बिट और 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट में फ़र्क किया। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे दिया गया है। आपके पास ये जो बड़ा सर्कल है, ये आउटर सर्कल, ये सारा ये आपके पास 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट का सर्कल है। ठीक है, और थंब इंस्ट्रक्शन जो है सेट जो है ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन सेट, तो इसमें थोड़ा सा ये ओवरलैप है, लेकिन ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेम है। बाकी 16 बिट इंस्ट्रक्शन 32 बिट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लें पंजाबी की और उर्दू की। पंजाबी और उर्दू में काफ़ी वर्ड्स सिमिलर हैं, लेकिन काफ़ी वर्ड्स डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो यहाँ ओवरलैप में आ रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब थंब इंस्ट्रक्शंस आर लेस कंडेंस एंड रिक्वायर लेस मेमोरी। इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास लेट्स से एक बॉक्स है। ठीक है, हम इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास पूरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स जो है 32 बिट का है। कि आपके पास एक बॉक्स है कि वो बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 32 बिट का। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो है लेट्स से आपके पास एक और बॉक्स है, ये बॉक्स इतना छोटा सा है, ये बॉक्स 16 बिट का है। अब इसके अंदर जितना सामान है वो आपने इसके अंदर ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा। ठीक है, जब आप इतने ज़्यादा सामान को उस छोटे से बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो कैपेसिटी एक्सीड कर रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको उसको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बॉक्स जब इवेंचुअली इसमें ये वो सारा सामान आ जाएगा तो इस बॉक्स की शेप कुछ ऐसी गोल मटोल सी हो जाएगी। ठीक है, और इधर ऐसे करके ऊपर होगा, आपने ऊपर नीचे हर जगह टेपे टेपे लगाई हुई होगी। ठीक है, इसी तरह थंब इंस्ट्रक्शन सेट का मसला क्या है कि आपके पास 32 बिट की इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपके पास इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हैं, बड़ी हैं, आपने उनको छोटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, कंडेंस इस तरीके से हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि आपने अभी रिसेंटली रोज़े गुजरे। ठीक है, ठीक है, तो रोज़ों में क्या होता था कि शाम को नॉर्मली बाजार से जाके बना पकौड़े लाता था, समोसे लाता था। ठीक है, दही भल्ले जी, इस तरह की चीज़ें ला के आप नॉर्मली हम लोग अफ्तारी में खाते थे। ठीक है, अब अगर आपको 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा, 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होगा कि आपकी वालदा शाम को आपको पूरी लिस्ट देती है कि बेटा आपने इतने पकौड़े लेके आने, इतने समोसे लेके आने, इतना दही भल्ला लेके आने, और ये चीज़ें घर के लिए सारे सामान लेके आने। ठीक है, आपको पूरा एक लंबी इंस्ट्रक्शन मिल जाती थी, एक लिस्ट मिल जाती थी, आप जाते थे बाजार, आप सारी चीज़ें लेकर आ जाते थे। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन में क्या होगा। ठीक है, अब याद रखिए कि आपको एक पूरी लिस्ट मिली थी पहले। ठीक है, उस लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ था आपके लिए, एक एक चीज डिफाइंड थी, वो 32 बिट की लिस्ट थी। अगर आपको आपकी वालदा सिर्फ ये कहें कि बेटा बाजार जाके सामान लेकर आओ, अब सामान कौन सा है, कितना लेकर आना है, वो स्पेसिफाई ना करें। ठीक है, वो चीज आपको ऑटोमेटिकली खुद पता होनी चाहिए। तो वो क्या हो गया कि जो इतनी बड़ी लिस्ट थी वो आपको मेमोराइज करके या आपको कहीं पे स्टोर करनी पड़ी, जो आपको एक दफा मिली थी। ठीक है, तो क्या हो गया कि वो जो आपकी इंस्ट्रक्शन सेट थी, जो आपको इतना बड़ा इंस्ट्रक्शंस थी, वो कंडेंस होके क्या हो गया, एक इंस्ट्रक्शन बन गई। पिछली दफ़ा आपकी वालदा ने पूरी लिस्ट दी थी, इस दफ़ा सिर्फ का बाजार जाओ। ठीक है, आपको वो लिस्ट याद करने में, ठीक है, और बाजार जाओ कि एक सेंटेंस को याद करने में या मेमोरी में स्टोर करने में वो एक सेंटेंस कम लगेगा। ठीक है, तो आपकी थंब की इंस्ट्रक्शन सेट 16 बिट की होती है, लेकिन वो कंडेंस होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सा मतलब निकलता है, लेकिन वो स्पेस कम लेती है। इसका नुकसान क्या हुआ कि जब ARM लगा 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट फॉर एग्जांपल रन करता था तो प्रोसेसिंग नियरली 100 होती, और जब थंब वाले इंस्ट्रक्शन सेट्स को रन करता था 16 बिट की, तो आपकी जो है लेट से वो गिर जाती थी 70। ठीक है, इसी तरह मेमोरी यूजेज यहाँ पे आपके पास 100% फॉर एग्जांपल थी, यहाँ पे आपके पास मेमोरी यूजेज जो है गिर के फिर 70% के करीब हो गई। ARM ने कहा कि ये तो परफॉर्मेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, हम तो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है। और आपको पता है प्रोसेसर की दुनिया में अगर आप परफॉर्मेंस को गिरा दें
फिर तो बहुत मसला हो जाता है, फिर तो आपका प्रोसेसर नाकाम हो गया। तो इस चीज को हल करने के लिए ARM ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट निकाला जिसको कहते हैं थंब 2। एक 32 बिट का था, एक थंब का था। इन्होंने इसके दरमियान का एक इंस्ट्रक्शन सेट निकाल दिया जिसको इन्होंने नाम दिया थंब 2। अब इस इंस्ट्रक्शन सेट का फायदा क्या हुआ? इस इंस्ट्रक्शन सेट का फायदा ये हुआ, इसमें जो है उन्होंने 16 और 32 बिट दोनों की इंस्ट्रक्शंस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, मिक्स कर। उससे क्या फायदा हो गया? उससे फायदा ये हो गया कि वो रिसोर्सेज भी कम लेने लगा, ठीक है, मेमोरी स्पेस के लिहाज से, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो। तो अगर आप देख सकते हैं ये थंब 2 वाला है, ये दोनों के दरमियान में हर दफा आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड पे भी नहीं है, स्लोअर स्पीड पे भी नहीं है, मैक्सिमम मेमोरी यूजेज भी नहीं है, लोएस्ट मेमोरी यूजेज भी नहीं है, इट इज इन द मिडल। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि एग्जीक्यूशन स्पीड जो है क्लोजर टू ARM, क्लोजर टू मैक्सिमम हो गई, और मेमोरी रिक्वायरमेंट क्लोजर टू थंब इंस्ट्रक्शन सेट हो गई। मतलब कि मेमोरी रिक्वायरमेंट आपने कम ली, लेकिन आपने स्पीड जो है मैक्सिमम के करीब ली, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपने ले ली। तो नॉर्मली जो आप इंस्ट्रक्शन सेट जिसमें प्रोग्रामिंग करेंगे वो थंब 2 होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर ARM का सेकंड फीचर क्या था? सेकंड फीचर था रजिस्टर सेट। अब रजिस्टर सेट क्या है? रजिस्टर सेट हमने पढ़ा था, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के पास होती हैं, जिसमें डेटा आता है मेमोरी से या कहीं से माइक्रो प्रोसेसर में। फिर माइक्रो प्रोसेसर इन्हीं रजिस्टर सेट पे जो है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, और फिर इन्हीं में डेटा मैनिपुलेशन करता है, और फिर यहीं से डेटा वापस मेमोरी में जाता है। अब आपके इस रजिस्टर सेट में और आपके AVR रजिस्टर सेट में क्या फर्क है? पहला फर्क है क्वांटिटी। आपके पास ARM में टोटल R0 से लेकर R15 तक रजिस्टर्स हैं, AVR में आपके पास R0 से लेकर R31 तक रजिस्टर्स। पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस जो कि यहाँ पे आपको हर उस पे मिलेगा वो क्या है? वो है आपके पास ये ARM इज 32 बिट, AVR इज 8 बिट, ठीक है। ये दो फर्क है आपके पास, ठीक है। अब ARM में जो है इन्होंने रजिस्टर्स को डिवाइड किया गया। इन्होंने कैसे डिवाइड किया? इन्होंने डिवाइड किया कि जी आपके पास R0 से लेकर R7 तक लो रजिस्टर्स हैं, R8 से लेकर R12 तक आपके पास हाई रजिस्टर्स हैं, और फिर ये आपके पास जो है स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, ठीक है। इनका हर एक इन रजिस्टर्स का ना एक स्पेशल यूज है जो कि प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, और इन रजिस्टर्स में नॉर्मली जो है आप एज यूजर हैं, आप इनको मैनिपुलेट करते हैं, आप इनको चेंज करते हैं। R0 to R7 क्या है? ये लो रजिस्टर्स हैं, दे आर 32 बिट एंड कैन बी एक्सेस बाय बोथ थंब एंड थंब 2 इंस्ट्रक्शन। मतलब कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शन हो या 32 बिट की इंस्ट्रक्शन हो, आप इनमें डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर R8 से R12 तक हाई रजिस्टर्स हैं, ठीक है, दीज कैन बी एक्सेस्ड बाय थंब 2 इंस्ट्रक्शंस एंड सम थंब इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कि इन 5 रजिस्टर में R8, R9, R10, R11, R12, इन 5 रजिस्टर्स में जो है आपके 32 बिट की सारी इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट हो सकती हैं, और 16 बिट की कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, आप इनमें डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना, ठीक है। फिर R13 है। R13 क्या है? R13 इज स्टैक पॉइंटर। हमने पढ़ा था स्टैक क्या होता है। स्टैक मेमोरी में एक टेम्परेरी लोकेशन है जहाँ पे आपका जो है प्रोसेसर सारा डेटा रखता है टेम्परेरी, और जब उसको वापस चाहिए होती है वो ले आता है। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट आता है, आपका प्रोसेसर सारा डेटा उठा के जो है स्टैक पे रख देता है, इंटरप्ट को हैंडल करता है, ख़त्म करने के बाद वहाँ से डेटा फिर उठा लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिए बहुत दफ़ा कि आप लोग अगर लैपटॉप पे गेम, PC पे गेम खेल रहे हो और दरमियान में एक दरवाजे पे नॉक हो जाए या आपको कहीं जाना पड़े, आप गेम को पॉज करते हो, आप जाके वो काम करते हो, वापस आते हो, आपकी गेम पॉज होती है, वहाँ से दोबारा प्ले कर लेते हो। इसी तरह आपका जो पॉज का बटन आपकी गेम में था, प्रोसेसर में भी ये पॉज का बटन का काम करता है। जब आप प्रोसेसर को पॉज करते हो, इंटरप्ट करते हो कि जी सबर, आपने एक और चीज़ को डील करना है, प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो स्टैक में डालता है, और फिर जब काम खत्म हो जाता है वो वापस स्टैक से उसको निकाल लेता है, ठीक है। R14 है स्पेशल पर्पस। वो क्या है? वो है लिंक रजिस्टर। लिंक रजिस्टर क्या है? इट कंटेन्स द रिटर्न एड्रेस टू बी यूज्ड बाय प्रोसेसर। मतलब कि अगर प्रोसेसर ने कभी आपकी लोकेशन लाइक एग्जीक्यूशन में कोई चेंज आ गया,
आपको एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज करनी पड़ी, इंटरप्ट आ गया, लूप आ गया, ठीक है, प्रोसेसर को इंटरप्ट आ गया फॉर एग्जांपल मेमोरी में, तो प्रोसेसर ने मेमोरी से स्टैक पे सारी इंफॉर्मेशन रखी, वो गया दूसरा काम किया, अब उसने वापस ओरिजिनल जगह पे आना है। ओरिजिनल जगह किधर है मेमोरी में, वो इन्फॉर्मेशन लिंक रजिस्टर है, ठीक है। हमने जंप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना AVR में, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जंप करते हैं, तो अगर आपका जंप का रजिस्टर आता है, सॉरी कमांड आती है, ठीक है, जब आप जंप करते हैं कहीं पे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, जब आपने वापस प्रोसेसर ने आना होता है, वो किधर वापस आता है, वो चीज इसको लिंक रजिस्टर बताती है। आखिरी आपके पास है R15 प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन एड्रेस दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सी इंस्ट्रक्शन इस वक्त प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है, वो मेमोरी में कहाँ पड़ी है, वो चीज आपके पास जो है प्रोग्राम काउंटर बताता है, ठीक है। जी ज़हीर, आपका हैंड रेज हुआ बेटा। सर ये जो हमारे पास स्टैक है, स्टैक क्या सर मेमोरी को नहीं कंट्रोल कर सकता, यानी मेमोरी जो रिटर्न किया है उसी के पास नहीं रहती है, इसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, मैं इसको दोबारा फिर बता देता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरी मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी में लेट से हमने जो है ये छोटा सा हिस्सा जो है स्टैक के लिए डोनेट किया, ठीक है, हमने ये रिजर्व कर दी कि ये स्टैक है, ठीक है। अब आपका प्रोसेसर जो है लेट से यहाँ पे कोई प्रोग्राम है 10 लाइनों का, वो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हुए वो इस लाइन तक पहुँचते हैं और इस टाइम इंटरप्ट आ जाता है। इंटरप्ट प्रोसेसर को कहता है कि जी आपका जो है प्रिंटर जो है वो प्रिंट की कमांड आई है, आप पहले प्रिंट करो। अब यहाँ पे जब वो आता है तो लेट से उसने R0 और R1 के डेटा को मैनिपुलेट किया होता है, मतलब कि चेंज करो। प्रोसेसर क्या करता है कि आपके पास R0 और R1 का डेटा जो है स्टैक पे डाल देता है, ठीक है, और वो फिर इंटरप्ट को डील करता है, ठीक है। जब वापस आता है तो यहीं से ये R0 और R1 का डेटा वापस लेता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्टैक स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से ये स्टैक का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला स्टैक का एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये स्टैक पॉइंटर का डेटा या स्टैक पॉइंटर का जो आपका रजिस्टर है, ये क्या करता है, ये वाला क्या करता है, ये वाला ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना स्टैक का, ठीक है, इसको ये यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। ये आपने मेमोरी स्पेस रिजर्व की हुई, लेट्स से ये एड्रेस है 0x1f, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर में क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में आपके पास 0x1f ये चीज स्टोर होगी। तो हमेशा जब भी प्रोसेसर ने स्टैक को एक्सेस करना होगा, वो स्टैक पॉइंटर के डेटा रजिस्टर पे जाएगा और वहां से सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेगा कि स्टैक कहाँ से शुरू हो रहा है। ये स्टैक पॉइंटर आपको सिर्फ ये बताता है, स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर, कि आपके पास स्टैक का मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। फिर उसके अंदर जो डेटा जाता है, जो रिट्रीव होता है, वो एक और मैकेनिज्म है, वो जब आप इसमें स्टैक ARM में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। इससे आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो R15 तक यहाँ पे, ठीक है। इन R15 में याद रखें कि R0 से लेकर R12 तक के जो रजिस्टर्स हैं, इनको आप चेंज करते हैं, इनमें आप डेटा मूव करते हैं, इनसे आप डेटा रिट्रीव करते हैं। R13, R14, R15 इन तीनों को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी को चेंज किया तो फिर आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे मसला होगा, कि वहाँ पे आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इफेक्ट होती है, ठीक है। अब जैसे आपके पास ARM में AVR में एक रजिस्टर था RS रजिस्टर, ठीक है, स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह आपके पास कोटेक्स में स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, एक है प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, एक है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, एक है कंट्रोल रजिस्टर। आपके पास वहाँ पे एक रजिस्टर था S रजिस्टर, ठीक है, स्टेटस रजिस्टर। यहाँ पे आपके पास वो चीज़ 3 रजिस्टरों में डिवाइड होगी, ठीक है। किस तरीके से, आपके पास पहला रजिस्टर जो है कौन सा वाला है, प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, वो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल और प्रोसेसिंग फ्लैग। वही वाला काम जो S रजिस्टर में आपके पास 0 फ्लैग आता है, ओवरफ्लो फ्लैग आता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपके पास 0 फ्लैग आ गया, कैरी फ्लैग आ गया,
ठीक है, आपके पास इंटरप्ट का नंबर आ गया। तो प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें हैं, प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास मुख्तलिफ फ्लैग्स पड़े कि आपके पास एडिशन हुई, क्या ओवरफ्लो हुआ, क्या कैरी जनरेट हुआ, उस तरह की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आती। फिर आपके पास है प्राइमरी मास्क। ये तीनों जो है, ये तीनों डील करते हैं इंटरप्ट को। ठीक है, जो कि अगर आपको याद हो, आपने पिछले में SEI की कमांड थी और यहाँ पे आई होता था। ठीक है, कि आप ग्लोबल इंटरप्ट्स को इनेबल करते थे या आप इंटरप्ट को इनेबल करते थे। ठीक है, वो चीज़ें आपके पास यहाँ पे, ठीक है, वो सारा काम जो है यहाँ पे ये 3 रजिस्टर्स करते हैं या ये 3 चीज़ें करती हैं। पहला है प्राइमरी मास्क। प्राइमरी मास्क क्या कहते हैं, डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स एक्सेप्ट नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स एंड हार्ड फॉल्ट इंटरप्ट। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको रजिस्टर को फॉर एग्जांपल इधर 1 सेट कर दिया, इसकी वैल्यू 1 सेट कर दी, तो क्या होगा, आपके पास सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया जाएगा एक्सेप्ट 2 काइंड्स। पहला है हार्ड फॉल्ट। हार्ड फॉल्ट का मतलब ये कि हार्डवेयर की वजह से कोई इंटरप्ट आया, या आपका पीसी में मैंने अक्सर औकात बताया, आपके पास एक पावर का बटन होता है, उसके नीचे एक रीसेट का बटन होता है। ठीक है, या तो हार्डवेयर का एरर है या वो रीसेट का बटन प्रेस हो जाए, जो कि आपके पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट में आता है। ठीक है, इन दोनों इंटरप्ट के अलावा बाकी सारे इंटरप्ट को वो डिसेबल कर। अगर आपने इसको 1 कर दिया तो फिर वो हार्डवेयर के एरर्स को भी डिसेबल, हार्डवेयर के इंटरप्ट को भी डिसेबल कर देगा, सिर्फ और सिर्फ वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट को डिसेबल नहीं कर सकता। और अगर आपने इसको 1 कर दिया तो डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म से ना मुख्तलिफ इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि कौन से इंटरप्ट्स को आपने डील करना है, किसको आपने डील नहीं करना। और कंट्रोल का बिट जो है वो क्या है, वो डिफाइन करता है कि आपके पास प्रोसेसर पे कितनी अथॉरिटी है। आप प्रोसेसर को कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं, 50% कंट्रोल करना चाहते हैं, 70% कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल आप लोग लेट से हम लोग लैब कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैब होती है, अनमोल इंस्टीट्यूट में आप लोग आते हैं, आप लोग को लैब कराई जाती है। ठीक है, तो कंट्रोल का रजिस्टर क्या डिफाइन करेगा, कंट्रोल का बिट क्या डिफाइन करेगा। कंट्रोल का बिट ये डिफाइन करेगा कि लैब में कितना पोर्शन मैं कराऊंगा, कितना पोर्शन लैब इंजीनियर कराए। ठीक है, इस तरीके से हम कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जब आप प्रोसेसर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप डिफाइन करते हैं कि प्रोसेसर का कंप्लीट यूजेज जो है, ये कंप्लीट अथॉरिटी मुझे चाहिए एज प्रोग्रामर। आप उसमें सब सेट करते हैं, या आप कहते हैं कि चले ठीक है मैं 50% यूजेज लेता हूँ, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे रीसेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी की डेफिनेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक है, ये जो है मुझे जो है ऑलरेडी जो है वो मैन्युफैक्चर करके देते, मैं उसी की इस्तेमाल शुदा कोड को यूटिलाइज कर लूँगा, मैं उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहता या राइट नहीं करना चाहता। तो वो चीज़ें आप यहाँ कंट्रोल के बिट से डिफाइन करें। ठीक है, वहाँ पे आपको याद हो जब आप एस रजिस्टर पढ़ रहे थे, तो इस एस रजिस्टर का, ठीक है, 8 बिट का, इस तरह 8 बिट का रजिस्टर था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 फ्लैग था, यहाँ पे कैरी फ्लैग था, लेट्स से यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग था, यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग था, इस तरह करके मुख्तलिफ फ्लैग्स थे। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर भी 32 बिट है, 0 से लेकर 31 तक। ठीक है, ये सारे आपके पास फ्लैग्स लगे हुए। ठीक है, हर एक फ्लैग का मतलब क्या है वो यहाँ पे पड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एग्जीक्यूशन के रिलेटेड फ्लैग्स हैं, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टेटस कि आप कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इंटरप्ट प्रोग्राम स्टेटस है। ठीक है, आपके पास किस किस्म का इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, ये आप मुख्तलिफ बिट्स को इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है इस रजिस्टर में। फ्लैग इधर पड़े होंगे, ये इधर पड़ा होगा, ये इधर पड़ा होगा, ये इधर पड़ा होगा। जिस तरीके से आपके पास एस रजिस्टर में उन्होंने स्पेसिफाई किया था हर बिट का क्या मतलब। ठीक है, फिर आपके पास कंट्रोल रजिस्टर है। कंट्रोल रजिस्टर में आपका रजिस्टर का कि आप प्रोवाइड यू कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन, आप डिफाइन करते हैं कि आपने कितना उसको इस्तेमाल करना है या आपके पास कितना कंट्रोल होगा। ठीक है, तो वो आपके पास कंट्रोल बिट 0 और कंट्रोल बिट 1 से आप नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं इस वक्त इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जब ये आगे जाके आपके कोर्स का हिस्सा बनेगा या रिलेटेड टॉपिक आएगा, उधर फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कंट्रोल का रजिस्टर है,
और कंट्रोल का रजिस्टर क्या करता है, इट अलाउज यू टू कंट्रोल योर माइक्रोप्रोसेसर कि कितने अमाउंट ऑफ कंट्रोल, कितना अमाउंट ऑफ कंट्रोल आप लेना चाहते हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। ठीक है, फिर है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ठीक है, जिसका मैंने कहा दिस रजिस्टर इनेबल्स और मास्क एंड इंटरप्ट। मास्क का मतलब है डिसेबल या टेम्परेरी उसको डिसेबल करना। तो आपने इंटरप्ट को इनेबल करना है, डिसेबल करना है। कौन से इंटरप्ट को इनेबल करना है, कौन से को डिसेबल करना है, वो सारा आप इस रजिस्टर से। ठीक है, चलें इधर हम 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास हो रहे हैं 11:25, इंशाल्लाह 11:35 पे मैं क्लास रिज्यूम करूंगा। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है? ठीक है, आज आप लोग का सारा ARM का इंट्रो है कि आपको थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक पता चल जाए। फिर नेक्स्ट वीक से आप लोग एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जितना हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें आप लोग को बेहतर भी समझ में आएगी और भी समझ में। तो किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है? चलिए, देयर इज नो क्वेश्चंस तो 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोग उसमें 10 मिनट्स बाद मिलूंगा। मेरे पास 11:26 हो गए तो मैं 11:36 पे क्लास को रिज्यूम करूंगा ताकि आप लोग को प्रॉपर 10 मिनट्स मिल जाए। ठीक है, लेट्स रिज्यूम एट 11:36। मैं फिर वहीं से इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स रिज्यूम। ठीक है, तो हमने प्रोसेसर जो ARM है उसके बारे में पढ़ा कि उस पर इंस्ट्रक्शन सेट किस तरीके का काम करता है या किस तरीके का इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, फिर हमने उसके अलावा जो है आपके इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक रजिस्टर सेट हो गया, एक इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। तो दो चीज़ें हमने जो है प्रोसेसर की बेसिक्स में कवर कर ली। अब तीसरा है प्रोसेसर ऑपरेटिंग मोड। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स ऑन अ सिंगल कोर। क्या एक जमाना था आपके पास एक प्रोसेसर होता था, एक कोर। ठीक है, अब आपके पास एक चिप पे, एक कोर पे एक से ज्यादा प्रोसेसर है। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक बंदे के पास एक से ज्यादा दिमाग होना। ठीक है, यू वन पर्सन हैविंग मल्टीपल ब्रेन्स। तो इसी तरह आपके पास आजकल के प्रोसेसर में सिंगल कोर पे, सिंगल चिप पे मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते हैं एंड ऑल प्रोसेसर्स नीड्स टू ऑपरेट इन टैंडम एंड फाइट फॉर रिसोर्सेज। आप देखें, उसी एक बंदे के दो दिमाग होने से क्या होगा कि आपके पास दोनों जो ब्रेन्स हैं वो फाइट करेंगे। किस लिए? कि मुझे रिसोर्सेज दो, कंट्रोल मुझे दो, मैंने इस्तेमाल करना। इसी तरह प्रोसेसर्स में भी हर वक्त झगड़ा होता है कि रिसोर्सेज एक को चाहिए, दूसरा कहते नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने काम क्या करना होता है एज एन प्रोग्रामर, आपने क्या होता है, आपने उनके दरमियान पीस मेंटेन करना होता है, आपने उनके दरमियान रिसोर्सेज शेयर करवानी होती है, आपने दोनों को एक साथ मिलकर काम कराना होता है। ठीक है, तो ARM इस वजह से आपके पास 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन देता है, थ्रेड मोड एंड हैंडलर मोड। ठीक है, ये इसके 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, थ्रेड एंड हैंडलर। ठीक है, थ्रेड मोड जो है ये डिफॉल्ट मोड है and processes enter this mode on reset or as a result of code completion। जब भी आप अपने ARM के प्रोसेसर को ऑन करेंगे, ठीक है, आप अपने T/C के बोर्ड को ऑन करेंगे या आप कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आप उसको ऑन का बटन दबाएंगे तो वो हमेशा थ्रेड मोड में होगा। ठीक है, या आप अभी उसको अगर रीसेट करेंगे तब भी वो हमेशा थ्रेड मोड में होगा, या आपका कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, आपने कोई टास्क उसको दिया वो कंप्लीट हो गया, तब भी वो थ्रेड मोड। ये 3 कंडीशन हैं इसके थ्रेड मोड में होने की। ठीक है, इन दिस मोड ऑल एक्सेस इज गिवन टू हैंडलर। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि आपके पास जो है हैंडलर एक कंट्रोल बिट होता है। ठीक है, कंट्रोल बिट डिफाइन करता है कि आपके पास कितना कंट्रोल है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। तो जब आपने अब फुल कंट्रोल यूजर को देना होता है तब आप हैंडलर मोड में जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि फुल कंट्रोल आपके पास आ गया कि आपने माइक्रो प्रोसेसर की किसी भी फंक्शन को, किसी भी कोने में, किसी भी चीज़ को आपने मॉडिफाई करना है, फिर आपको हैंडलर मोड की जरूरत है ताकि आपके पास हर एक चीज़ का एक्सेस हो। ठीक है, फिर इंटरप्ट एंड प्रोसेसर रीसेट सीक्वेंस है। ठीक है, कि इंटरप्ट मैंने जिसका हमने लास्ट टाइम पढ़ा, इंटरप्ट इज यूटिलाइज्ड टू इन्फॉर्म द प्रोसेसर अबाउट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो प्रोसेसर को पता चल जाता है कि कोई इवेंट अकर हुआ या कोई चीज़ हुई है या कोई अकरेंस हुई है जिसकी वजह से प्रोसेसर को अपना काम रोक के उसको अटेंशन देनी होती है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले जहीर ने सवाल पूछा। ठीक है, एक सवाल है कि सर टैंडम क्या होता है? बेटा टैंडम का मतलब ये मिलकर काम करना, साथ साथ। ठीक है,
अगर फॉर एग्जांपल जिसका कहते हैं ना, अगर मैं क्रिकेट की एग्जांपल हूँ तो कहते हैं ना कि जी वकार और वसीम, वकार यूनुस और वसीम अकरम यूज्ड टू बॉल इन टैंडम। टैंडम का मतलब है कि वो आपस में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती थी और उनका एक पेयर था, वो पेयर काफी लेजेंडरी भी रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, ठीक है। तो टैंडम का मतलब ये कि मिलकर साथ साथ काम करना, ठीक है। तो अगर आपके प्रोसेसर रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे तो वो इन अपोजिशन काम कर रहे होंगे, अगर वो प्रोसेसर की रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो फिर वो इन टैंडम काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरप्ट पे वापस आते हैं। तो इंटरप्ट जो है कभी भी कोई इवेंट प्रोसेसर में हो जाए या प्रोसेसर को किसी भी इवेंट का इन्फॉर्म करना हुआ कि ये इवेंट अकर हुआ है, तो वो चीज आपके पास जो है इंटरप्ट से की जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंटरप्ट क्या करते हैं, इंटरप्ट प्रोसेसर की नॉर्मल रूटीन को चेंज करते हैं। प्रोसेसर अपने फ्लो में जा रहा होता है, अपनी सोच में चल रहा होता है, और उस सोच को अगर कभी चेंज कर दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, तो वो चीज़ कहाँ से होती है, वो चीज़ आपके पास जो है इंटरप्ट से होती है। कि कभी भी इंटरप्ट कोई जनरेट हुआ, वो चीज़ आके आपको रोकती है, या वो चीज़ आप आपकी प्रोसेसिंग को या आपके फंक्शनैलिटी को रोक के आपका तस्वर करो वहाँ पे कुछ हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं और एकदम आपके सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आप अपनी गाड़ी की भी ब्रेक मारते हैं, ठीक है। तो आप भी इंटरप्ट हो जाते हैं कि जी सामने एक्सीडेंट हो गया, रुक जाओ, ठीक है। आपका फ्लो चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि इवेंट अकर होता है, ठीक है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इंटरप्ट जनरेट हुआ, आपके माइंड में सिग्नल, आपके माइंड, आपने देखा, आप एकदम अवेयर हो गए कि इंटरप्ट आया, कोई मसला हो गया। आप क्या कहते हो, आप प्रोसेसर सस्पेंड्स करंट वर्क, आप गाड़ी चला रहे थे, आप गाड़ी को एक्सीलेटर पे पाँव था, आपने एक्सीलेटर से पाँव हटा दिया, सस्पेंड करंट वर्क। स्टार्ट टू सर्विस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, सामने एक्सीडेंट हुआ है, क्या करो जी, ब्रेक मारो, ठीक है। आप सबसे पहले ब्रेक लगाते, इंटरप्ट रिस्पॉन्स इज कंप्लीट एंड रिज्यूम्स ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेक लगाते हैं, आप देखते हैं सब कुछ ठीक है, आप अपनी गाड़ी साइड से निकाल के आगे अपने ऑपरेशन, अपने काम पे चले जाते हैं। इसी तरह प्रोसेसर में जब इंटरप्ट आता है, जो इंटरप्ट का इवेंट होता है वो अकर होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेसर इंटरप्ट की एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है वो उस काम को रोक देता है, इंटरप्ट ने जो रिक्वेस्ट जनरेट किया उसको सर्विस करता है, उसको डील करता है, ठीक है। इंटरप्ट का जब रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता है तो वापस अपने नॉर्मल ऑपरेशन चले जाता है। यही सीक्वेंस एवीआर में भी होता है, यही सीक्वेंस आपके एआरएम में भी होता है। इंटरप्ट का प्रोसेसिंग हैंडलिंग सीक्वेंस इज सेम, ठीक है। फिर आपके पास आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल की, एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है, उसमें कितने पार्ट्स इन्वॉल्व। ये जो आपके पास सामने सारा डायग्राम बना हुआ है, ये सारा, ये आपके पास जो है आपके एआरएम के प्रोसेसर का एएलयू है, ठीक है। यहाँ पे सारे रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होती है, ये बैरल शिफ्टर है, यहाँ पे एएलयू है, यहाँ पे एड्रेस इंक्रीमेंटर है, यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन है। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ होती है इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में आती है, ठीक है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन आती है, यहाँ से डेटा आता है, ठीक है। आपके माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन भी आई यहाँ से, आपके माइक्रो प्रोसेसर में डेटा भी आया यहाँ से, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जो डेटा आया था उस पर मैनिपुलेशन होती, जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो कोई ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एएलयू और बैरल शिफ्टर और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला फंक्शन आपस में मिलकर करके डेटा को एएलयू में भेजता है। बैरल शिफ्टर क्या है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। बैरल शिफ्टर जिस तरह ना, शिफ्ट, जितने शिफ्ट के फंक्शंस हैं वो ये परफॉर्म करते हैं बेसिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से शिफ्ट के ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, आपके पास डेटा एएलयू में आ जाएगा सारा। एएलयू जो भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, प्लस माइनस जो भी है, वो एएलयू परफॉर्म कर, ठीक है। फिर क्या करेगा, एएलयू डेटा को वापस रजिस्टर में भेजेगा, डेटा आ गया, मॉडिफाई हो गया, रजिस्टर बैंक में अपडेट हो, अपडेट होने के बाद क्या हुआ, अपडेट होने के बाद वापस वो चला जाएगा डेटा बैंक में, ठीक है, मेमोरी में, कि जी डेटा अपडेट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल था आपके एक क्वेश्चन, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज है वो है पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर। पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि आप जो है एक वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते, ठीक है। पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो एक वक्त में आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। नॉर्मल आपका प्रोसेसर जो है वो इस तरीके से काम करता है।
एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको रमज़ान वाली एग्जांपल दी थी कि आपकी घर वाले ने आपको कहा कि जी बेटा जाओ पकौड़े लेके आओ, समोसे लेके आओ, दही भल्ले लेके आओ। लेट्स से 3 चीज़ों का है। अगर आप जो है इस तरीके के एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप घर से जाएंगे बाजार, पकौड़े लेकर आएंगे, वो घर में देंगे, फिर दोबारा जाएंगे समोसे लेकर आएंगे, फिर घर में देंगे, फिर तीसरी दफ़ा जाएंगे दही भल्ले लेके देंगे, फिर घर में आएंगे। तो ये एक आपके पास सीरियल एग्जीक्यूशन। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को आपने पहली लाइन को पढ़ा, ओके जी पकोड़े लेके आने, अब बाजार गए, पकोड़े खरीदे, वापस आए, घर में पकोड़े दिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखा, ओह समोसे लेके आने, दोबारा बाजार गए, दोबारा यही प्रोसेस रिपीट किया, वापस आए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, लास्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास थी कि आपने जो है समोसे दही भल्ले लेके आने। आप फिर बाजार गए, फिर दही भल्ले लिए, फिर वापस आए, ठीक है। तो आपने कितना ज़्यादा टाइम लिया, आप 3 दफ़ा गए, सामान लिया, वापस आए। लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर अलाउज यू कि भाई आप जो है मल्टीपल काम एक वक्त में कर सके। क्यों? क्योंकि डेटा और एड्रेस बस सेपरेट है, ठीक है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने आपको क्या अलाउ किया कि जब आपको ये 3 चीज़ें कही गई कि आपने पकौड़े समोसे दही भल्ले लेके आने, आपने सोचा कि तीनों काम तो सदर से ही करने, तीनों काम बाजार में ही करने, चलो मैं एक ही दफ़ा बाजार जाऊंगा, पहले पकौड़े ले लूंगा, फिर समोसे ले लूंगा, फिर दही भल्ले ले लूंगा, वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई मैं एक ही दफ़ा बाजार जाऊंगा, मैं इंस्ट्रक्शन को डिकोड करूंगा, पकौड़े ले लूंगा, ठीक है। जब मैं पकौड़े ले लाऊंगा, मैं देख लूंगा समोसे वाला किधर बैठा, ठीक है। जब मैं समोसे ले रहा मैं देख लूंगा दही भल्ले वाला किधर बैठा है, मैं दही भल्ले ले लूंगा और फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, लेट्स से ये मैं कहूँ पकौड़ों के लिए था, ये समोसों के लिए था, और आगे अगर आप दही भल्लों के लिए तो टोटल 9 साइकिल्स, 9 प्रोसेसर क्लॉक्स आपको चाहिए। जबकि यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 में कंप्लीट कर दिया। तो 9 और 5 में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब नियरली हाफ द टाइम में आपने वही काम कर लिया, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग का ये फ़ायदा है कि आपका, क्योंकि डेटा और एड्रेस बसेस सेपरेट है, तो आप सेपरेटली दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में अपने प्रोसेसर पे लेके आ सकते हो, एक ही वक्त में डिकोड कर सकते हो और एक ही वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या है, वो है कि ARM कैन प्रोसेस 16 बिट एंड 32 बिट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन 32 बिट की है, ठीक है, तो आपने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ठीक है, आपने उसको डिकोड किया। अप टू 2 इंस्ट्रक्शंस कैन बी फेच इन 1 ट्रांसफर साइकिल, ठीक है। अगर 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो आप सिंगल इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। अगर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो आप 2 इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, जब वो एग्जीक्यूट हो रही होगी तब दूसरी इंस्ट्रक्शन को आप डिकोड करेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। यहाँ पे कभी कभी आपको थोड़ा सा एक खाली स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज भी आएगी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के ऊपर जब आप पाइपलाइनिंग पढ़ेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन उधर भी हम इसको लाइक इस तरह के डायग्राम से ना, क्लॉक के डायग्राम से देखेंगे कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शन दी भी होगी, बताया होगा कि इंस्ट्रक्शन 32 बिट की है कि 16 बिट की है, फिर आपको कहा जाएगा कि आप इस तरीके का उसके लिए डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली आपने इंस्ट्रक्शन फेच की, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन फेच की, एक डिकोड हुआ, जब पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही थी तब सेकंड वाली को डिकोड किया और फिर अगली इंस्ट्रक्शन को फेच किया। तो हमेशा आपने देखा कि आपके पास एक वक्त में, एक याद रखिएगा, एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ एग्जीक्यूशन जो है सिर्फ एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन कर सकती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम आप डिकोड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, बट दूसरी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो रही है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूँ कि ये इंस्ट्रक्शन 4 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है तो ये गलत हो। ये याद रखिएगा, एक वक्त में प्रोसेसर एग्जीक्यूट का जो काम है वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कर सकता है, फेच और डिकोड वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का कर सकते हैं। अब ये जिस तरह हमने AVR का मेमोरी पढ़ी थी ना, इसी तरह ये आपके पास जो है ARM की मेमोरी, ठीक है। अब हमने AVR में भी पढ़ा था कि हमने मेमोरी को हिस्सों में डिवाइड किया, जिस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंटरप्ट वेक्टर टेबल की, जी वो फिक्स है, वो हमेशा उसकी एक जगह है, उस जगह पे आप कुछ और ना लिखें तो बेहतर होगा।
इसी तरह आपके पास ARM ने भी मेमोरी को फिक्स किया, डिवाइड किया कि जी अगर आपके पास कोड है वो यहाँ पे लिखो, आपके पास डेटा है वो यहाँ पे लिखो, आपके पास कोई बाहर से डिवाइस कनेक्ट हो रही है उसका डेटा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक चीज़ उसने 4 गीगाबाइट की उसकी मेमोरी है, उसने हर चीज़ को हिस्सों में डिवाइड किया ऑलरेडी, ताकि कोई भी प्रोग्राम करे। फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम उसामा लिख रहा है, या प्रोग्राम वसीम लिख रहा है, या प्रोग्राम माहीन लिख रही है, या हदीका लिख रही है, ठीक है, तो वो सारे के प्रोग्राम्स जो है काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मेमोरी के पोर्शन ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो ये नहीं हो सकता कि हदीका का प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट हो मेमोरी के लिहाज से और वसीम का डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने ना कहते कंपेटेबिलिटी रखने के लिए कि एक प्रोग्रामर से दूसरे प्रोग्रामर में चीज़ आराम से ट्रांसफ़र की जा सके या प्रोग्राम को शेयर किया जा सके। पहला चीज़ है वेंडर स्पेसिफिक। वेंडर स्पेसिफिक क्या है? कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेंडर। वेंडर वो सोर्स है या वो कंपनी है जिसने इसको बनाया होता है। तो यहाँ पे उधर की इंफॉर्मेशन पड़ी थी कि किस कंपनी ने बनाया, कौन सा वर्जन है, कब बना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे पड़ी। ठीक है, फिर आपके पास चले, ये पहला है, अब मैं इधर सेकंड यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, फिर हम इधर से इस तरह करके ऊपर जाएंगे। ये 1 था, अब यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे। सेकंड है कोड मेमोरी। कोड मेमोरी 500 मेगाबाइट का आपके पास मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड है। यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रक्शंस कोडेड हेयर फॉर ऑप्टिमाइज मेमोरी यूज। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर आपकी कोड की स्टोरेज होती है, जो भी आप कोड लिखते हैं वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ से जो है कोड की एग्जीक्यूशन की जाती है। फिर आपके पास सेकंड है SRAM। SRAM में आप ज़्यादातर डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ पे कोड भी स्टोर कर सकते हैं। ये आपके पास रैम है बेसिकली, यहाँ पे आपके जितना भी डेटा है वो यहाँ पे आएगा। ये आपके पास पेरिफेरल्स हैं। ठीक है, मतलब कि आपने अगर कोई IO डिवाइस लगाई हुई है तो वो आपके पास जो है यहाँ पे इसका डेटा आएगा। ठीक है, अगर आपने कोई IO डिवाइस ऑफ चिप लगाई, मतलब कि जिस तरह मैंने अभी माउस कनेक्ट किया हुआ है, आप में से किसी ने लेट से प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, ये तो वो चीज़ें जो है उनका डेटा इधर प्रोसेस होगा। ठीक है, और ये अगर आपने कोई फ्लैश डिवाइस लगाई है, कोई CD लगाई है, कोई फ्लॉपी डिस्क लगाई है, उधर से आपने डेटा कॉपी करना है मेमोरी में, वो डेटा इधर आएगा। और ये दोनों जो है ये दोनों डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स। अगर कभी आपके प्रोसेसर में या सिस्टम में एरर आ जाए तो आप उसको डिबग करें। डिबग करना क्या हुआ कि आपके जो भी एरर है, जो भी इशू है, आप उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो डिबगिंग के लिए भी उन्होंने स्पेशल जगह छोड़ी हुई है मेमोरी। ठीक है, तो डिबगिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। फिर आपके पास अगला है नेस्टेड इंटरप्ट वेक्टर कंट्रोलर। नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये कि इंटरप्ट को कंट्रोल कर। नेस्टेड इसलिए क्या कहा गया है कि मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था AVR में क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी हमने एक डिस्कस की थी जो कि AVR ने डिसेबल की हुई है, वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा इंटरप्ट AVR में आ जाए एक ही वक्त, या फॉर एग्जांपल आप एक इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान दूसरा इंटरप्ट आ जाए, AVR क्या करेगा? जब एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके दरमियान में दूसरा इंटरप्ट आ जाए तो AVR उसको डील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको ब्लॉक किया। ये तो एक से ज़्यादा इंटरप्ट का आने को नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इंटरप्ट वेक्टर कंट्रोलर ये बेसिकली एक मॉड्यूल है जो जिसका सिर्फ एक डेडिकेटेड काम है। वो क्या है कि इंटरप्ट को सर्विस का, चाहे वो इंटरप्ट प्रोसेसर ने जनरेट किया हो, चाहे वो इंटरप्ट कहीं बाहर से जनरेट हो। ठीक है, और ये फिर इंटरप्ट की प्रायोरिटी भी डिसाइड। हमारे पास AVR में इंटरप्ट 0, 1, 2 ये एक्सटर्नल इंटरप्ट है ना, तो 0, 1, 2 यही प्रायोरिटी। 0 पहले होगा, 1 बाद में होगा, 2 आखिर में होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल जो ये वाला कंट्रोलर डिसाइड करता है इंटरप्ट की प्रायोरिटी। ठीक है, कंट्रोलर अलाउस फॉर मल्टीपल इंटरप्ट्स टू बी डिफाइंड एंड एग्जीक्यूशन असाइंड ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ एक से ज़्यादा इंटरप्ट अगर आ गए, उनकी प्रायोरिटी डिफाइन करना, उनकी एग्जीक्यूशन किस लिहाज से होगी, वो सब कुछ जो है इस नेस्टेड इंटरप्ट वेक्टर कंट्रोलर के पास। ये एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम इंटरप्ट्स को हैंडल करना है। ठीक है, इंटरप्ट्स नेस्टेड इंटरप्ट वेक्टर कंट्रोलर में जो आपके पास नेस्टेड इंटरप्ट का सपोर्ट है, वेक्टर इंटरप्ट का सपोर्ट है, प्रायोरिटी है, लेटेंसी रिमूव करने का है और इंटरप्ट मास्किंग, ये सारी फंक्शनैलिटीज हैं।
ठीक है, आप जब इंटरप्ट कंट्रोलर पे हम थोड़ा सा जाएंगे तब हम इनको देखेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। याद रखिएगा AVR में आपके पास इंटरप्ट को डील करने के लिए कोई कंट्रोलर नहीं था, यहाँ पे इंटरप्ट को डील करने के लिए कंट्रोलर है। प्रायोरिटी भी ये कंट्रोलर सेट करता है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन भी कंट्रोलर करता है। फिर आपके पास है बस सिस्टम एंड मैट्रिक्स। अब आपके पास मुख्तलिफ, ये आपके पास लेट से चिप है, यहाँ पे आपके पास प्रोसेसर लगा है, यहाँ पे ALU लगा है, यहाँ पे नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर लगा है, यहाँ पे मेमोरी लगी है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्शन कहाँ से होगी? कनेक्शन होगी बस सिस्टम से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह की कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, लेट्स से ये जो आपके पास सेंटर की कनेक्शन है ये बस सिस्टम है। बस क्या है? बस इज अ कम्युनिकेशन हाईवे। हाईवे क्या अलाउ करती है? इट अलाउज कम्युनिकेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और ये वाला कम्युनिकेशन अलाउ करता है बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स। अब आपके पास इधर दो किस्म की बसेस हैं, हाई परफॉर्मेंस बस एंड पेरिफेरल बस। हाई परफॉर्मेंस बस क्या है? एड्रेस एंड डेटा। पेरिफेरल बस क्या है? आपके पास लोअर बैंड, मतलब कि आपके पास ये जो चिप के अंदर जो बस लगी है, जो कि प्रोसेसर को ALU से, ठीक है, प्रोसेसर को इंटरनल मेमोरी से, प्रोसेसर को नेस्टेड वेक्टर प्रिंटर कंट्रोल, ये जो है ये आपके पास हाई परफॉर्मेंस बस है। अगर कहीं बाहर से कोई डेटा आ रहा है किसी भी बस के ऊपर, वो आपके पास क्या है? पेरिफेरल बस है, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। ये बेसिकली बस है। बस मैट्रिक्स अलाउ फॉर कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हाई परफॉर्मेंस एंड पेरिफेरल बस। आपके पास अब हाई परफॉर्मेंस बस और पेरिफेरल बस से अगर डेटा आ रहा है, उनको आपस में अपने कम्युनिकेट कराना। मतलब क्या? आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर लगा है, प्रोसेसर में यहाँ पे हाई स्पीड बस लगी है, यहाँ पे आपके पास लेट्स से प्रिंटर लगा है, प्रिंटर की आपकी लो स्पीड बस होती है। अब इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, क्यों? क्योंकि प्रोसेसर ने कोई डेटा भेजना है प्रिंटर को, ठीक है। लेट्स से ये लगा है, यहाँ से डेटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से डेटा यहाँ। तो ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये आपके पास बस मैट्रिक्स है। ये क्या करेगा? ये कनेक्शन और कम्युनिकेशन अलाउ करेगा बिटवीन हाई परफॉर्मेंस हाई स्पीड बस एंड पेरिफेरल बस, ठीक है। पेरिफेरल बस, हाई परफॉर्मेंस बस एंड पेरिफेरल बस के दरमियान जो ब्रिज है वो आपके पास बस मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये बस मैट्रिक्स का काम है। ये बस मैट्रिक्स का इन्होंने आपको दिया गया है कि ये देखिए हाई परफॉर्मेंस बस लगी है, ये भी हाई परफॉर्मेंस बस है, ये हाई परफॉर्मेंस बस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है पेरिफेरल बसेस लगी हुई और ये बस मैट्रिक्स है। ये अलाउ कर रहा है हाई परफॉर्मेंस से जो भी डेटा आ रहा है वो भी प्रोसेसर में जाने के लिए, जो डेटा बाहर से आ रहा है वो भी प्रोसेसर में जाए, ठीक है। तो वो ये यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो भी यहाँ पे जाए और इन डिवाइसेस से जो डेटा आ रहा है वो भी प्रोसेसर में जाए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कोड के लिए अपनी बस है, डेटा के लिए अपनी बस है। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कोड की बस अलग है, डेटा की बस अलग है। आई कोड बस, डी कोड बस, ये इंस्ट्रक्शन कोड बस है, ये डेटा की बस है, ठीक है। फिर आपके पास सिस्टम की अपनी बस है, ये सिस्टम बस है यहाँ पे। अच्छा चले, एक दो तीन सवाल हैं, मैं इस स्लाइड के बाद उनको एड्रेस करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से सही किए शायद। सिस्टम की बस है, ठीक है। सिस्टम की बस यहाँ पे है, यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो भी बस मैट्रिक्स में जाएगा, वो भी फिर प्रोसेसर में जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास हाई स्पीड बस टू पेरिफेरल बस, कि वो आपके पास यहाँ पे बस सिस्टम कंट्रोल करता है। और प्राइवेट पेरिफेरल बस एक आपके पास सेपरेट है, ठीक है। ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा चले, आगे जाने से पहले ज़हीर के सवाल देखते हैं। सर ये इंटरप्ट की प्रायोरिटी कैसे सेट करता है? ठीक है, इंटरप्ट की प्रायोरिटी बेटा जब आप इंटरप्ट पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रायोरिटी कैसे सेट करता है। AVR में तो सिंपल था ना, AVR में इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, फिर इंटरप्ट 1 था, फिर इंटरप्ट 2 था, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी डिफरेंट तरीके से सेट की जाती है, वो आपको इंटरप्ट के चैप्टर में ही मैं बता दूंगा तो बेहतर होगा, ठीक है। और दूसरा था कि सर पेरिफेरल बस स्लो क्यों होती है, ठीक है। जब बेटा पेरिफेरल बस स्लो क्यों होती है, इसका बहुत सिंपल सा एक आंसर है, ठीक है। मैं चलिए इसके हम इस तरह की एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है।
ये आपके पास एक प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर के अंदर यहाँ सॉरी एक ये चिप लगी है, ठीक है। चिप के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे आपके पास जो है एक जिससे वो है कैशे है, ठीक है। कैशे के आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये छोटा सा बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका मिलीमीटर्स में भी होगा या मिलीमीटर्स में ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। आप सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं ना, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्टेंस मिलीमीटर में होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास जो है लेट से यहाँ पे बाहर करके आपके पास जो है एक आईओ डिवाइस लगी हुई, ठीक है। उसकी डिवाइस की तार इस तरह आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपके पास सिस्टम का वो केसिंग लगी है, वो आके पहले इधर एक इंटरफेस में लगती है, ठीक है। उससे फिर वो उसका सिग्नल मदरबोर्ड में जाता है, मदरबोर्ड से सिग्नल ऐसे करके आता है यहाँ पे, फिर आपके पास प्रोसेसर में लगता है, ठीक है। लेट से यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेसेस भी आ जाते हैं। लेट से एक इंटरफेस आपके पास यहाँ पे आ रहा है और एक इंटरफेस आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है ये इस इंटरफेस के बाद जो है सॉरी इस इंटरफेस के बाद जो है वो यहाँ से इस बस को लगता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि आप सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कि मेरे पास दो तारें हैं, दो सिंपल वायर से, एक वायर मेरे पास लेट से दोनों सेम तार है, ठीक है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी लेट से सब कुछ सेम है, ठीक है। मेरे पास एक तार की लेंथ जो है वो है 1 सेंटीमीटर और एक तार की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों तारों की रेजिस्टेंस में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा? अच्छा चलें इस तरह कर लेते हैं ना, मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस में फर्क होगा। कितने लोग अग्री करते हैं, हैंड रेस कर लें। चलें, बोले नहीं आप लोग, हैंड रेस कर लें, उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग अग्री करते हैं कि दोनों की तारों की रेजिस्टेंस में फर्क होना चाहिए। अच्छा, उन 19 में से सिर्फ एक अच्छा दो इंजीनियर, तीन इंजीनियर्स जो है वो अग्री करते हैं। चलो चार, चलो शुक्र है, चले ठीक है। किसी ने सामान्य लिखा यस सर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। इसी तरह अब आप सोचें कि आपके पास जो है ये जो तार है ये प्रोसेसर के अंदर मिलीमीटर में लगी, ठीक है। लेकिन ये तार आपके पास बाहर से आ रही है। एक तो तार की लेंथ डिफरेंट हो गई, मतलब कि रेजिस्टेंस डिफरेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी मतलब कि अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे या आप इस तार में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस फेस करेंगे, यहाँ पे वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो बेसिकली प्रोसेसर में सब कुछ क्या हो रहा है, प्रोसेसर में सब कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ हो रहा है, ठीक है। 1-0 क्या है, आपकी वोल्टेज दी है ना आपने, हाई वोल्टेज या 0 वोल्ट की, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे तार की लेंथ बहुत कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बहुत कम होगी, तो सिग्नल बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। ये वैसे मैं आपको ना बहुत ही बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ कि हाई स्पीड बस और लो पेरिफेरल बस में डिफरेंस इसी वजह से आता है कि आपके पास पेरिफेरल बस जो है वो बाहर से सिस्टम के अंदर कनेक्ट होती है, उसके अंदर लेंथ ऑफ वायर बहुत लंबी होती है, ठीक है। हम अगर उठाएं तो वो हमारे लिए तो बहुत छोटी है, बट एक प्रोसेसर में आप देखें, प्रोसेसर के अंदर जो चिप है, चिप के अंदर मिलीमीटर की तार लगी होती है, ठीक है। और वो तार क्या होती है, वो तार कॉपर कोटेड गोल्ड होती है, ठीक है। इससे अगर आपने कभी देखो, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, लोग मदरबोर्ड को लेकर ना उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, केमिकल प्रोसेस 2-3 केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें जो गोल्ड है ना वो निकल है, फिर लोग वो गोल्ड बेचते हैं। तो आपके पास जो भी यहाँ पे तार लगी होती है प्रोसेसर के अंदर, वो कॉपर कोटेड गोल्ड या सिल्वर कोटेड गोल्ड होती है,
जबकि ये बाहर की जो सिंपल तार है ये आपकी सिंपल कॉपर की तार हो। गोल्ड की रेजिस्टेंस पहले से ही कम है कंपैरेटिवली टू कॉपर। जब आप उसके ऊपर कॉपर ऊपर गोल्ड कोट कर देते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और लेंथ भी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे बड़ी आसानी से आपके पास सिग्नल और बहुत तेजी से जाता है, जबकि यहाँ पे सिग्नल को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती है, उसकी स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन स्लो हो जाती है। ठीक है, वेरी बेसिक टर्म्स में ये डिफरेंस है कि आपके पास हाई स्पीड बस इसलिए हाई है क्योंकि उसका डिस्टेंस शॉर्ट है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम है। जबकि पेरिफेरल बस आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो किसी डिवाइस से, तो वो डिस्टेंस बढ़ गया, वायर की लेंथ बढ़ गई, वायर का जो मटेरियल है वो भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो है आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई। जब आप बाहर से कोई सिग्नल अंदर भेजोगे तो बिकॉज ऑफ दैट लेंथ, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, आपका वो सिग्नल जो है थोड़ा स्लोअर आएगा। और प्रोसेसर्स में थोड़ा स्लो इज इक्वल टू स्पीड में बहुत स्लो। अगर लेट से ये डिफरेंस ना यहाँ पे लेट से ये 10 मिली सेकेंड में 10 सेकेंड में काम करता है, ये चीज़ 100 सेकेंड में काम करती है। ठीक है, अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो ये 1/10 जो है 0.1 बनता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा नहीं होगा, लेकिन अगर ये 10 सेकेंड्स में करता है, ये 100 सेकेंड्स में करता है, तो आप देख सकते हैं 10 टाइम्स डिफरेंस है स्पीड में। स्पीड इसकी 10 टाइम्स लोअर है इसकी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास जो है प्रोसेसर में हाई स्पीड बस होती है, पेरिफेरल बस होती है। पेरिफेरल बस हमेशा स्लो क्यों होती है, वो इस वजह से होती है। ये बहुत लेमन टर्म्स में ना, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग हाई स्पीड एंड पेरिफेरल बस। ठीक है, अब आपके पास मेमोरी कनेक्टेड है इधर। ठीक है, आपके पास आईओ भी मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा, आपके पास प्रोसेसर भी मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा। तो हाई स्पीड बस और पेरिफेरल बस दोनों ने मेमोरी को एक्सेस करना होता है, और इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी फेच सेम टाइम इफ मेमोरी रीजन्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये उधर हमने देखा था ना कि यहाँ पे ये कोड का रीजन था सबसे पहले, फिर आपके पास एस रैम था, तो हमने कहा कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है, डेटा यहाँ पे आएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो गया कि एक ही वक्त में कोड और डेटा दोनों को एक्सेस करके हम निकाल सकते। अगर मैं दोनों को एसी एक रीजन में डाल दूं, मैं यहीं पे कोड भी लिखूं, यहीं पे डेटा भी लिखूं, ये तो एक वक्त में सिर्फ एक चीज इससे एक्सट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये इस वजह से भी जो है यहाँ पे कोड और डेटा का रीजन मेमोरी में सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एक्सेस मेमोरी लोकेशन सेम टाइम इफ मेमोरी रीजन आर सेम। इसके आप सब एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, आप सारे नंबर में आए हुए और एक क्लासरूम में आप सब बैठे, ठीक है, यू आर ऑल सिटिंग इन द सेम क्लासरूम। ठीक है, और लेट्स से आप में से एक स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेस कर, मतलब कि वो आप में से किसी एक स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, या लेट्स से वो 2 स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, 3 स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। आप सारे एक ही क्लासरूम में बैठे, ठीक है, माशाल्लाह आप लोग की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो यू आर ऑल सिटिंग इन द सेम क्लासरूम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी आप लोग अपने आप को इंस्ट्रक्शन और डेटा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहीं पे बैठे, फॉर एग्जांपल बेजाद भी है और बुशरा भी है। ठीक है, बेजाद को हम कहते हैं बेजाद रिप्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शन, लेट्स से बुशरा रिप्रेजेंट्स द डेटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेस करना है आपको, वो पहले आके बेजाद को एक्सेस करेगा, क्योंकि उसको पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए कि करना क्या है। उसके बाद वो आके बुशरा को एक्सेस करेगा, उसी कमरे से पहले वो आएगा, उस कमरे में बेजाद को बुलाएंगे, बेजाद जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो दोबारा कमरे में आएंगे और बुशरा को पिक करेंगे, बेटा आपके पास ये इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड क्या डेटा है, तो बुशरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको हम इस तरह करें कि हम आप लोगों को सेपरेट रूम्स में बिठा दें, फॉर एग्जाम्पल बेजाद एक कमरे में बैठे हैं, बुशरा दूसरे कमरे में बैठे। ठीक है, प्रोसेसर जो है वो थोड़ा अक्लमंद है। अक्लमंद इस लिहाज से कि वो प्रिडिक्ट करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बेजाद ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका जो डेटा है वो बुशरा के पास हो, तो वो क्या करेगा, वो सेम टाइम पे अगर दोनों डिफरेंट रूम्स में बैठे हैं, एक्सेस दोनों के हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम पे दोनों एक वक्त में दोनों का है, तो क्या करेगा, वो बेजाद को भी बुलाएगा, साइमल्टेनियसली वो बुशरा को भी कहेगा आप भी आ जाए। तो जो एडमिन का ऑफिस है वहाँ पे एक ही वक्त में आप दोनों पहुँच जाएंगे और आप लोग का काम जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आप दोनों सेम टाइम पे गए,
इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे पहुँच गई, डेटा भी वहाँ पे पहुँच गया, एग्जीक्यूशन भी हो। लेकिन प्रीवियसली क्या हुआ था, प्रीवियसली अगर आप दोनों एक ही क्लास में बैठे, एक वक्त में पहले एक जाता, फिर सेकंड वक्त में सेकंड बंदा आता, ठीक है। ये आई नो थोड़ा सा एग्जांपल इतना क्लियर नहीं है, बट बेसिकली सिस्टम के अंदर यही होता है। अगर आपके पास कोड और डेटा एक ही लोकेशन पे पड़ा है तो माइक्रो प्रोसेसर दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं पिक कर सकता, ठीक है। वो पहले एक को उठाएगा, फिर वापस दोबारा आके दूसरे को लेके, लेकिन अगर वो सेपरेट लोकेशंस पे पड़ी हैं, प्रोसेसर पहले एक लोकेशन से एक को एक्सट्रैक्ट करेगा, और अगर बसेस सेपरेट है तो दूसरी लोकेशन से दूसरे को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यहाँ पे फायदा है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया कि आपके पास कोड की और डेटा की बस जो है, ये कोड और डेटा की बस है, ये इस रीजन को दोनों एक्सेस कर रही है, ठीक है। आपके पास यहाँ से कोड भी जाता है, यहाँ से आपके पास डेटा भी जाता है, ठीक है। ये बस मैट्रिक्स में जाता है, बस मैट्रिक्स से फिर प्रोसेसर में जाता है। ये हर एक ने दिखाया कि कौन सी बस जो है किस एरिया को एक्सेस कर रही है। आपकी आई कोड और डी कोड बस जो है कोड स्पेस को एक्सेस कर रही है। सिस्टम बस जो है आपके पास इन सब स्पेस को एक्सेस कर रही है। फिर डिबगिंग के लिए आपके पास दो अलग बसेस हैं, पेरिफेरल बसेस, वो यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी हम आज कवर कर लेंगे ताकि आप लोग का बेसिक्स कवर हो जाए, ठीक है। पहला टॉपिक आपके पास है एनडीएनएस, ठीक है। एनडीएनएस बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। और एनडीएनएस क्या कहता है, हाउ डेटा बाइट इज सीक्वेंस्ड इन मेमोरी। एक डेटा जो है वो मेमोरी में किस तरीके से या किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो एनडीएनएस डिसाइड करता है। इसकी दो किस्में हैं, लिटिल एनडीएनएस और बिग एनडीएनएस। फर्क दोनों में क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है 532110A, ठीक है। अब आपके पास ये मेमोरी है, यहाँ पे दो मेमोरी लोकेशन, लेट से ये 0 मेमोरी लोकेशन इस तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास लेट से मैं इसको 1, लेट से इस डेटा ने इन 3 मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होना है। इस डेटा के स्टोर होने के दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि आप स्टोर करें 53, आप स्टोर करें 53210A, या तो आप एक्स्ट्रा स्टोर करेंगे या आप एक्स्ट्रा स्टोर करेंगे 0A2153, ठीक है। या तो इस फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है, या इस फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो ये चीज, ये फॉर्मेट कौन डिसाइड करते हैं? ये फॉर्मेट डिसाइड करती है लिटिल इंडियन, लिटिल इंडियन या बिग इंडियन, ये या ये, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया हुआ है, आपके पास ये लोअर मेमोरी एड्रेस है, लेट से A0, और A3 आपके पास हायर मेमोरी एड्रेस, ठीक है। D0 आपके पास लो डेटा है, D3 आपके पास बिग डेटा। स्टोरेज कैसी हुई? यहाँ पे स्टोरेज हुई D0, D1, D2, D3। यहाँ पे स्टोरेज कैसी हुई? D0, D1, D2, D3। देखें बिल्कुल ऑपोजिट स्टोर हुआ जो मैंने यहाँ पे भी शो किया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उधर आपके पास जो है क्या स्टोर हुआ है? सबसे कम वाला बिट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे सबसे बड़ा वाला स्टोर, मतलब कि ये वाला आपके पास लिटिल इंडियनेस है, ये वाला आपके पास बिग इंडियनेस है, ठीक है। तो ये इंडियनेस सिर्फ डिसाइड करता है कि आपके पास डेटा किस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो। अब बिट बेंडिंग, बिट बेंडिंग बहुत ही आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपके पास नॉर्मली क्या होता है? आपके पास नॉर्मली प्रोसेसर में कोई वर्ड स्टोर होता है, ठीक है, कोई मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। अब आपने उसको एक्सेस करना, लेकिन क्या है कि आप मतलब कि इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, आपने अब हर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल ये कि आप सारे जो है ना नंबर लाए हुए, ठीक है, माशाल्लाह आप लोग की स्ट्रेंथ 40+ है, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने आप सबको एक्सेस करना है तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये कि वो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली अपने ऑफिस में बुलाए और वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करें। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके CR को बुलाए
और सीआर को इन्फॉर्मेशन दे दें कि जी ये इन्फॉर्मेशन है और सीआर आप लोग के साथ शेयर कर। ठीक है, ये दो ऑप्शन है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास। पहली ऑप्शन क्या है कि पहले हर एक स्टूडेंट को बुला के एक एक स्टूडेंट को वही इन्फॉर्मेशन दो जो वो समझ जाए, वो चला जाए। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप सिर्फ सीआर को बुलाएं, उनको इन्फॉर्मेशन दें, वो आगे आप सबको कन्वे कर देंगे। बिट बेंडिंग भी इसी तरह की का कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी में कहीं पे डेटा पड़ा है, ठीक है, वो डेटा 32 बिट है। अब प्रोसेसर उस पूरे डेटा को उठा के मॉडिफाई करके दोबारा वापस स्टोर करे। इससे ज़्यादा आसान ये कि अगर आप उस डेटा को कहीं भी किसी एक बिट से रिप्रेजेंट कर दें और प्रोसेसर सिर्फ उस बिट को चेंज करे, उस बिट के ज़रिए क्या हो, वो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो प्रोसेसर का टाइम भी बच जाता है, प्रोसेसर की रिसोर्सेज भी बच जाती हैं, काम ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है। बिट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप जो है एक सिंगल बिट की को एक्सेस करके रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो कि पूरे के पूरे एक बाइट ऑफ डेटा को चेंज कर देते हैं। ठीक है, बिट बेंडिंग जो है आपके एआरएम में अलाउड है सिर्फ और सिर्फ दो रीजन में, एक एसरैम के रीजन में और एक पेरिफेरल बिट बेंडिंग रीजन। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई तकरीबन 1 MB का स्पॉट है, यहाँ पे आपके पास तकरीबन 1 MB का स्पॉट है। मतलब कि अगर मैं इस लोकेशन पे जो बिट पड़ा है 02000000 इस लोकेशन पे जो बिट पड़ा है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो क्या होगा, जो इस लोकेशन पे पूरा डेटा पड़ा है वो सारा डेटा मॉडिफाई होगा। ये तो बिट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है। ईच बिट इन द बिट बेंड रीजन रिप्रेजेंट्स डेटा स्टोर्ड इन द एलियस रीजन। यहाँ पे एक बिट जो है इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। मॉडिफाइंग बिट बैंड रीजन वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशंस इन द एलियस रीजन। जैसे इनका ये एक बिट है, ये पूरा बिट इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बिट जो है, फॉलो दिस लाइन, ये वाला बिट इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला बिट जो है इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एलियस रीजन है, ये आपके पास बिट बैंड रीजन। तो बिट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हम आपके सीआर को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, सीआर आप सब तक पहुंचा देती है, तो वो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, यूज ऑफ बिट बैंड रीजन क्या करता है, आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस कर देता है एंड एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक एक स्टूडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन बुलाए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप सीआर को बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आसान हो जाएगा, इंफॉर्मेशन भी आप तक सब तक पहुंच जाएगी और कम वक्त में पहुंच जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे बिट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब सिस्टम स्टैक आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा आपको स्टैक का अब हम अपडेट देंगे। रिमेंबर MSP एंड PSP। अब ये आपको अगर याद हो, हमारे पास एक रजिस्टर था R13 विच वॉज स्टैक पॉइंटर। इस रजिस्टर का अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें MSP भी बना हुआ है और PSP भी बना हुआ है। ठीक है, ये मैं जल्दी से इसको ऊपर लेके जाता हूँ वापस, ताकि आप लोग उसको दोबारा मेमोरी रिफ्रेश कर लें। ये देखिए, मेन स्टैक पॉइंटर, प्रोसेस स्टैक पॉइंटर। रजिस्टर एक है लेकिन इसकी दो फंक्शनैलिटी है। ठीक है, रजिस्टर एक है लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी दो है। किसी एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनैलिटी को ही इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो ये मेन स्टैक पॉइंटर पे काम करेगा या ये प्रोसेस स्टैक पॉइंटर पे काम करेगा। मेन स्टैक पॉइंटर, प्रोसेस स्टैक पॉइंटर क्या है? मेन स्टैक पॉइंटर जो है, जो इस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टैक पॉइंटर जो है स्टैक के स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास R13 है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे स्टैक है, ये आपके पास सारा स्टैक है। ठीक है, हमने क्या सीखा था, हमने देखा था कि स्टैक R13 में ये स्टैक का स्टार्टिंग एड्रेस है। अगर R13 में ये स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हो तो वो मेन स्टैक पॉइंटर। ठीक है, लेकिन लेट से आपके पास स्टैक जो है वो इधर तक फिल हो गया, इस लोकेशन तक। अगर R13 में ये वाला एड्रेस पड़ा है तो वो फिर प्रोसेस स्टैक पॉइंटर। R13 में या तो ये वाला एड्रेस होगा या ये वाला एड्रेस होगा,
डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस वो या मेन स्टैक पॉइंटर कहलाएगा या प्रोसेस स्टैक पॉइंटर। एक वक्त में दोनों नहीं हो सकते, कोई एक होगा। ठीक है, ये कौन डिफाइन करता है? ये आप डिफाइन करते हैं एज प्रोग्रामर्स, ये आपके ऊपर। ठीक है, सिस्टम स्टैक डिफाइंस द मैकेनिज्म टू यूज स्पेशल मेमोरी। ठीक है, स्टैक मेमोरी ऑपरेट्स ऑन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन सबसे आखिर में स्टैक पे रखी गई थी वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्टैक में रिट्रीव हो, स्टैक से बाहर निकलेगी। मतलब कि जो आपका स्टूडेंट क्लास में सबसे आखिर में एंटर होगा वो सब क्लास के ख़त्म होने पर सबसे पहले क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक पे डेटा लिखने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन है, डेटा रीड करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन है, जो कि सेम इंस्ट्रक्शन है AVR में। ठीक है, AVR की असेंबली में भी पुश एंड पॉप का। ठीक है, ये वहीं पे भी कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पुश एंड पॉप वर्क इन पेयर्स। जहाँ पे आप पुश की इंस्ट्रक्शन करेंगे वहाँ पे आपको पॉप की इंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप पुश को इस्तेमाल करें और पॉप को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जैसे हमने एक पहले पढ़ा था ना, टैंडम, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क्स इन टैंडम। इसी तरह पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन भी वर्क इन टैंडम। जब एक इंस्ट्रक्शन होगी तब दूसरी इंस्ट्रक्शन भी होना लाजमी है। ठीक है, ठीक है। स्टैक इस्तेमाल कहाँ होता है? स्टैक इस्तेमाल होता है व्हेन रजिस्टर नीड टू बी क्लियर फॉर टास्क एग्जीक्यूशन, इंटरप्ट के लिए, अलाउ पैरामीटर्स एंड पासिंग फॉर फंक्शन एंड सब रूटीन, जंप के लिए, लूप के लिए। ठीक है, एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन व्हेन इंटरप्ट आ जाए तो उसकी वजह से कोई इंस्ट्रक्शन आपने स्टोर कर दी। ठीक है, ये सारे स्टैक की यूजेस हैं। ठीक है, पुश राइट इंस्ट्रक्शंस टू मेमोरी, पॉप जो है डेटा मेमोरी से निकालता है। ठीक है, ठीक है, आपके पास डेटा 32 बिट का रिट्रीव होता है तो आपके पास स्टैक की वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ 4 चेंज होती है। ऐसे नहीं होता कि स्टैक 0 से 1 पे चला जाता है। स्टैक आपका डायरेक्ट 0 से 4 पे जाएगा। 0, 4, 8, 16, 32, सॉरी 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरह स्टैक मल्टीपल ऑफ 4 की वैल्यू पे आपके पास स्टैक का एड्रेस चेंज होगा। रीज़न ये है कि आपके पास जब स्टैक डेटा पुश करता है या पॉप करता है तो वो डेटा पुश एंड पॉप करता है 32 बिट का। तो आप 32 बिट का डेटा निकाल रहे होते हैं या उसमें 32 बिट का डेटा डाल रहे होते हैं, आपके पास जो है इंफॉर्मेशन चेंज होती है मल्टीपल ऑफ 4 से, क्योंकि 32 को अगर आप डिवाइड करें तो 8 + 8 + 8 + 8 32, तो 1, 2, 3, 4 मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, आखिरी चीज़ आपके पास है डिबग सिस्टम। डिबग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कहीं भी कोई एरर को रिमूव करना है तो आपको डिबगिंग करना है। ठीक है, डिबग में आप ब्रेक पॉइंट्स डालते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्रेस डालते हैं, सिंगल स्टेप ऑपरेशन डालते हैं, ये सारे आपके पास ऑप्शन है। ब्रेक पॉइंट क्या है कि आपके पास इस तरह प्रोग्राम चल रहा है, आपने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर, उससे क्या होगा, यहाँ पे आके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। सिंगल स्टेप हमने अपने उसके माइक्रोचिप के स्टूडियो के एमुलेटर में देखा कि हम एक एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर, तो ये सारा डिबगिंग का प्रोसेस है, सारा डिबगिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके पास डिबगिंग का पूरा वो है स्ट्रक्चर है। डिबगिंग हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ना ही स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको दिखाना जरूरी था कि आपको पता हो कि आपके पास यहाँ पे इंटरप्ट आता है, यहाँ पे आपके पास कोर पड़ी है। ठीक है, ये आपके पास डिबगिंग के टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास डिबगिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ से आपके पास ट्रेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है फ्लैश पैच एंड ब्रेक पॉइंट यूनिट है। ठीक है, हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट्स एंड कोड एंड डेटा पैचिंग। तो ये मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं, मुख्तलिफ इसकी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि सिर्फ आपको बताया गया है। जैसे ये डेटा वॉच एंड ट्रेस है, यहाँ पे आप डेटा को देखते हैं कि वो किधर किधर जा रहा है, उसको ट्रेस करते हैं, किस रजिस्टर से उठ के किस रजिस्टर में गया, किस मेमोरी लोकेशन से किस मेमोरी रजिस्टर में आया, वो यहाँ पे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास मेमोरी मैप का रजिस्टर का पूरा मैपिंग बताती है, लॉगिंग करती है कि इसने डेटा उठा के किधर भेजा, उसके बाद डेटा के साथ क्या हुआ, सारे एड्रेसेस वगैरह ये नोट करते। तो इस तरह आपको सारी इंफॉर्मेशन डिबगिंग की प्रोवाइड होती है। ठीक है, ये आप लोग का वो था, आज का लेक्चर था। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था और ARM की डिफरेंट फीचर्स के ऊपर था कि आपके पास कौन कौन से फीचर्स ARM में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बिट पेंडिंग का और डिबगिंग का जो
टॉपिक है, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक दफ़ा पढ़ लें। डिबगिंग हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिट बेंडिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि एक बिट जो है पूरे 132 बाइट के डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से उसको वो चेंज करता है, ताकि वो चीज़ भी आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? उसामा का मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, ठीक है, जो कि उसने कहा है कि सर हम एक दफ़ा दोबारा बता दें कि AVR में डिले जब हम फॉर लूप से इस्तेमाल करते हैं तो वो कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। उसकी मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2 या 3 प्रोग्राम्स का मैं डिले कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, ताकि आप लोग को आसानी हो आगे जाके उसकी कैलकुलेशन कर। ठीक है, बाकी रही बात आपकी लैब टास्क की सबमिशन की, मैंने उसको अपडेट नहीं किया डेडलाइन को, लेकिन सबमिशन आप लोग अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस हफ्ते आपकी लैब नहीं ले रहा, मतलब आज मैं आपकी लैब नहीं ले रहा, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस लैब की सबमिशन नहीं की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीक को यूटिलाइज करके उस प्रीवियस लैब की सबमिशन को भी कंप्लीट करें। ठीक है, बाकी किसी का कोई सवाल हो आज के लेक्चर में से तो आप लोग प्लीज पूछिए। एज देयर आर नो क्वेश्चंस, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस वीक लैब नहीं ले रहा, द रीज़न बीइंग कि आप लोगों ने पिछली लैब को जमा नहीं कराया हुआ, तो प्लीज़ इस वीक को यूटिलाइज करें और अपनी प्रीवियस लैब को जमा करवा दें। उसामा का जो क्वेश्चन है कि डिले कैलकुलेशन, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं फ्राइडे या सैटरडे को आपके लिए छोटी सी 10 मिनट की ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कैलकुलेशंस को दोबारा देख सकेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो आप वहाँ से कर लेंगे। ठीक है, बाकी कौन सा चैप्टर पढ़ना है बुक का और कौन सी बुक है वो मैं स्लाइड्स के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करके ही LMS पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को पता हो। ठीक है, मैं इस वीक, नेक्स्ट वीक तो नहीं, लेकिन उससे फिर नेक्स्ट वीक में आप लोग का टाइमर और काउंटर में क्विज लूँगा। ठीक है, ताकि आप लोग की थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टाइमर काउंटर इंटरप्रेट चैप्टर जो है वो आप लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों ने जो AVR के बात की कि सर प्रैक्टिकल्स में, तो इंशाल्लाह जब आप लैब आएंगे यहाँ कैंपस में, फिर हम आपको फिजिकली भी AVR करके दिखाएंगे कि AVR है क्या और इसमें प्रोग्रामिंग करते किस तरह। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रोग्राम उसके अंदर प्रोग्राम करके, इसको हम कहते हैं बर्न करना, मतलब कि प्रोग्राम कंप्यूटर में लिख के माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर करना, उसको बर्निंग का प्रोसेस कहते हैं। वो सारा प्रोसेस भी इंशाल्लाह आप लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बाकी इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।